ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH फ्रॉम जीनियस टू इनविंसिबल, अध्याय 141, बस एक छोटा सा जहर। ये ज्ञात होना चाहिए कि नालन जी साम्राज्य के ग्रैंड जनरल थे। नालन कबीले और म्यू कबीले, तीन प्रमुख कबीलों में से एक, दोनों के पास सैन्य शक्ति थी और वे युद्ध के माध्यम से आगे बढ़े थे। जियाओयान की याद में नालन जी एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति थे, चौड़े कंधे और मजबूत, उनकी आवाज़ गूंजती और उत्साही थी। यह अब उनके सामने मौत के दरवाजे पर पड़े कमज़ोर बूढ़े आदमी के विपरीत था। वास्तव में जलती हुई जहर एक ऐसी चीज़ है जिसके संपर्क में आने की हिम्मत एक कुलीनडू सम्राट भी नहीं करेगा। इतने सालों तक सहने वाले बूढ़े गुरु ने पहले ही अपनी सीमाएं पार कर ली हैं। नालन सू ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और पीछे पीछे चल दिया। हाल के वर्षों में नालन कबीले ने पूरे जियामा साम्राज्य में खोज की थी, लेकिन जलती हुई जहर को दूर करने के लिए कोई चमत्कारी दवा नहीं मिली। फिर उसने सावधानी से पूछा, पुण्यवान भतीजे, क्या तुम्हें इलाज की कोई उम्मीद दिखती है? मेरे लिए साफ पानी का एक कटोरा लाओ। मुझे जांच के लिए बूढ़े गुरु के जहरीले खून में से कुछ निकालना है, जियाओयान ने कहा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। गुरु बूढ़े ने एक बार कहा था कि स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके शरीर में प्रवेश करके जलते हुए जहर को जलाया जा सकता है। नालन सू ने कहा। जियाओयान ने एक सार्थक मुस्कान दी और शांति से उत्तर दिया, ये सच है कि जलते हुए जहर को स्वर्गीय लपटों से डर लगता है। सिद्धांत रूप में जलते हुए जहर को बाहर निकालने और भस्म करने के लिए शरीर में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग काम करना चाहिए। लेकिन बूढ़े के पास खुद स्वर्गीय ज्वाला नहीं है, उसने केवल प्राचीन ग्रंथों में उनके बारे में पढ़ा है। वह स्वर्गीय ज्वाला के असली आतंक को कैसे जान सकता है? अगर मैं सीधे शरीर में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करता हूं और कुछ गलत हो जाता है? नालन सू सीधे दंग रह गया। जियाओयान की अभिव्यक्ति और स्वर ने गूहे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। उसने गूहे की बात पर भी विश्वास नहीं किया। अगर सीनियर नालन अच्छे स्वास्थ्य में होते तो उन्हें विश्रण करने के लिए सीधे स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना वास्तव में संभव होता। लेकिन उसकी वर्तमान अत्यंत कमज़ोर अवस्था में स्वर्गीय ज्वाला का उच्च तापमान उसे जहर के निष्कासित होने से पहले ही जलाकर मार सकता है। जब जियाओयान ने हाइबोडोंग और यून यून के लिए मुहरें हटाई थीं, तो वे दोनों अच्छे स्वास्थ्य में थे, उनके पास पर्याप्त डुक्यूई और जीवन शक्ति थी। इसके अलावा वे दोनों डू सम्राट थे। लेकिन नालान जी मुश्किल से जीवन से चिपके हुए थे। यदि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम उनके शरीर में प्रवेश करती तो वे जहर के पूरी तरह से शुद्ध होने से पहले स्वर्गीय ज्वाला की तीव्र गर्मी का सामना नहीं कर पाते, जिससे संभवतः उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। जल्द ही जियाओयान ने जहर का अपना विश्लेषण पूरा कर लिया। लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बिताए गए समय ने जहरों के बारे में उनकी समझ को बहुत बढ़ा दिया था। ये देखकर कि काली ज्वाला ने कितनी तेजी से जलते हुए जहर को पूरी तरह से निगल लिया, उसने बड़बड़ाया, ये जलता हुआ जहर वास्तव में इतना परेशान करने वाला नहीं है। NOWELL-BE-IN.C ओम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जलता हुआ जहर परेशानी वाली बात नहीं है। जियाओयान ने अपनी स्टोरेज रिंग से आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन का एक छोटा कप निकाला और कहा, पहले पुराने मास्टर को जगाते हैं। इस आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग फाउंटेन को पीने से एक निश्चित स्तर की सुरक्षा मिल सकती है। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन, मैंने सुना है कि इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। नालन सू ने सफ़ेद धुंध छोड़ने वाले जेड कप को देखा। ये वास्तव में आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन था। ठीक है, इसे प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है, ये भाग्य पर निर्भर करता है। नालन जी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। धुंधली दृष्टि से उसने जियाओयान की आकृति को पहचाना और बड़ी मुश्किल से कहा, क्या ये तुम हो? लिटिल यान, बहुत दिनों से नहीं मिले पुराने मास्टर। मैं यहाँ आपको जलते हुए जहर को हटाने में मदद करने के लिए हूँ। कृपया पहले यह आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन पी लो, फिर मैं अपनी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके तुम्हारे शरीर से जहर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जियाओयान जानता था कि समय की कमी थी। उसने बिना किसी देरी के जेड कप को नालन जी को सौंप दिया। नालन जी ने जियाओयान को देखा, लेकिन तुरंत पीने के बजाय उसने आह भरी और कहा, यानरान ने ऐसा अनैतिक काम किया है, फिर भी तुम कोई शिकायत नहीं रखते और मुझे विषमुक्त करने में मदद करने आए हो। मैं भाई जियो लिन के सामने वास्तव में शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं उसकी परवरिश में विफल होने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकता हूँ। जियाओयान ने नालन जी के कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी, कृपया चिंता न करें बूढ़े गुरु। जियामा पवित्र शहर में आने से पहले मेरे पिता ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने उस समय जो कुछ हुआ उसे दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा यानरान को पहले ही उसकी उचित सजा मिल चुकी है। आह भरते हुए नालन जी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर एक ही घूंट में आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन पी लिया। तुरंत उसके पूरे शरीर में ठंड फैल गई, जिससे उसके कपड़े सख्त हो गए।
चाचा नालन, कृपया सभी को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहें। स्वर्गीय ज्वाला का उच्च तापमान आसपास के वातावरण को जला सकता है। कृपया सावधान रहें, जियाओ यान ने गंभीरता से कहा और बिस्तर के पास चला गया। नालन सू ने तनावपूर्ण भाव से पूछा, पुण्यवान भतीजे, इस बार सफलता के बारे में तुम्हें कितना भरोसा है? एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जियाओ यान ने नालन जी की पीठ पर अपना हाथ रखा और गर्व से घोषणा की, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन जब मैं कार्रवाई करता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरी सफलता 100% होती है। धमाका। ऊर्जा के अचानक विस्फोट ने नालन जी के शरीर पर मौजूद वस्त्रों को पाउडर में बदल दिया, जिससे एक बेहद दुबला शरीर दिखाई दिया जो कंकाल जैसा था। जियाओ यान ने तुरंत ज्वाला मंत्र प्रसारित किया, शून्यता भक्षण ज्वाला को अपनी मेरिडियन के माध्यम से अपनी हथेली में प्रवाहित किया। उनकी अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने काली ज्वाला को नलन जी के शरीर में निर्देशित किया। नलन जी का शरीर अचानक हिल गया। उसका मूल कंकाल शरीर वास्तव में अपने आकार से दोगुना हो गया, जैसे कि फुलाया गया हो। उसकी पूरी त्वचा उबले हुए झींगे की तरह चमकदार लाल हो गई। नलन जी ने अपने दांत भींचे, लेकिन अपनी युद्ध कठोर इच्छाशक्ति के साथ भी वह दर्द में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े गुरु, कृपया अपने दांत पीसें और अपनी डूक्यूई को आराम दें। स्वर्गीय ज्वाला का विरोध न करें। जियाओ यान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उनकी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति ने नलन जी के अपने डूक्यूई को प्रसारित करने के सहज प्रयास को दबा दिया। धीरे धीरे नलन जी ने अपना प्रतिरोध बंद कर दिया और अपनी डूक्यूई को वापस अपने क्यूई चक्रवात में वापस ले लिया। जलता हुआ जहर हाई बोडोंग की सील से कुछ अलग था। सील सिर्फ मेरिडियन नोड्स को ब्लॉक कर सकती थी और डूक्यूई के प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकती थी। हालांकि जलता हुआ जहर हर जगह घुस सकता था, चाहे मेरिडियन, आंतरिक अंग, मांस, हड्डियां या यहां तक कि त्वचा भी इस कपटी जहर से दूषित हो सकती थी। इसलिए जियाओ यान को नलन जी के पूरे शरीर में निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को निर्देशित करने की जरूरत थी ताकि जहर को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, कोई भी जगह अछूती न रहे, क्योंकि ज्वाला ने इसके सभी निशानों को भस्म कर दिया। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के भयानक उच्च तापमान के कारण नलन जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें बन गईं। उसके मुरझाए हुए हाथ कसकर जकड़े हुए थे, उसकी भुजाओं पर नीली नसें उभरी हुई थीं। वूश! पूरा बिस्तर अचानक आग की लपटों में घिर गया। कोई केवल कल्पना कर सकता था कि नलन जी के शरीर का तापमान बिस्तर को जलाने में सक्षम होने के लिए कितना अधिक बढ़ गया था। तो यह एक स्वर्गीय ज्वाला है। कितनी भयानक गर्मी! नालन सू, जो केवल डू स्पिरिट क्षेत्र में थी, नालन जी के शरीर से निकलने वाली तीव्र गर्मी से हैरान और भयभीत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। स्वर्गीय ज्वाला की भयावह प्रकृति जियाओ यान की असाधारण प्रतिभा और क्षमताओं के साथ मिलकर नालन सू को प्रशंसा से भर दिया। हालांकि नालन सू एक 8 सितारा डू स्पिरिट था जो 9th सितारा चरण तक पहुंचने के करीब था और मो चेंग जैसे किसी को आसानी से हरा सकता था, उसे लगा कि वह जियाओ यान पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। यानरान फिर से खुद को अपमानित करने की संभावना है। नालन सू स्वाभाविक रूप से 3 साल के द्वंद्व के बारे में जानती थी, जिस पर उसकी बेटी ने जियाओ यान के साथ सहमति व्यक्त की थी। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए, जब तक कि नालन यानरान के पास अपनी आस्तीन में कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता नहीं होता, उसे एक बार फिर से हारना तय था। लगभग 20 मिनट के बाद जियाओ यान ने आखिरकार सभी काली लपटों को वापस खींच लिया। नालन जी का शरीर एक पंचर गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। उसके छिद्रों ने तेजी से गर्मी छोड़ी, जिससे उसका शरीर अपनी मूल स्थिति में लौट आया और वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा। पानी देने से पहले उसके शरीर का तापमान सामान्य होने तक प्रतीक्षा करें। मैं उसे फिर से हाइड्रेट करने और उसकी शारीरिक शक्ति को बहाल करने के लिए एक गोली तैयार करूंगा। कल तक वह सामान्य गतिविधियों और आहार को फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाएगा। यदि 1 सप्ताह के बाद भी जलते हुए जहर के फिर से प्रकट होने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं, तो ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जियाओ यान खड़ा हुआ और जल्दी से पुराने प्रबंधक को निर्देश दिया। नालन सू ने जियाओ यान को देखा, जो बहुत ही तथ्यात्मक रूप से बोल रहा था, और आश्चर्य में पूछा, यह ऐसे ही साफ हो गया है? न केवल नालन सू, बल्कि नालन जी भी चकित थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक बार फिर अपने शरीर में डूकिंग की शक्ति को महसूस करते हुए। उसका शरीर पहले कभी इतना हल्का और तरोताजा महसूस नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहर के साथ साथ उसकी पुरानी अंदरूनी चोटें भी खत्म हो गई हों। बस थोड़ा सा जहर, 20 मिनट पहले से ही धीमा है। अध्याय 142, हुन कबीले की तरह और भी ज्यादा। अरे दोस्तों, मैं अभी भी जिंदा हूँ। सौभाग्य से निष्कर्षण के साथ सब कुछ ठीक रहा। एंटीबायोटिक दवाओं के कारण मुझे पहले कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा नींद और थकान का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं और कल से नियमित अपडेट शेड्यूल फिर से शुरू करने की उम्मीद करता हूं। इस सप्ताह से इस कहानी के लिए अपडेट शेड्यूल बदलकर प्रति सप्ताह 5 अध्याय हो जाएगा। तारांकन 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 तारांकन।
एक सप्ताह तक निरीक्षण करना केवल एक एहतियात है ताकि जलते हुए जहर में कोई अज्ञात गुण न हो। ये सिर्फ सावधानी बरतने के लिए है। अगर पुराने मास्टर को ठीक लगता है तो वह बिस्तर से उठकर अब इधर उधर घूम सकते हैं। पानी पीने से पहले अपने शरीर के ठंडा होने तक इंतज़ार करना याद रखें। अभी पानी पीना उबलते पानी पीने जैसा होगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में अभी भी आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है, इसलिए आपको उच्च तापमान महसूस नहीं होता है, जियोयान ने एक अनुभवी और जानकार दिव्य चिकित्सक की तरह बात करते हुए समझाया। ये सुनकर नालन जी बिस्तर से उठे और कुछ कदम चले। हल्केपन की उस अनुभूति ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने वर्षों से ऐसा महसूस नहीं किया था। पिताजी, आपको कैसा लग रहा है? नालन सू ने जल्दी से पूछा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैं पहले से कहीं ज़्यादा आराम महसूस कर रहा हूँ, नालन जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उन्हें अपने शरीर की स्थिति का एहसास था। फिर उन्होंने जियाओयान की ओर कृतज्ञता से देखा, जो पास में शांति से खड़े थे। उन्होंने राहत के साथ कहा, छोटे यान, मैं बस एक असभ्य बूढ़ा आदमी हूँ जो शिष्टाचार या औपचारिकताओं के बारे में बहुत कुछ नहीं समझता। हमारे नालन कबीले ने एक बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि जो कोई भी जलते हुए जहर को ठीक कर सकता है, उसे संतोषजनक इनाम दिया जाएगा। इससे पहले कि जियाओयान मना कर पाता, नालन सू ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, पुण्यवान भतीजे, कृपया मना मत करो। उस समय यानरान के साथ हुए मामले ने हमारे कबीले की विश्वसनीयता खो दी थी। इस बार हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए। आपको कीमिया के लिए औषधीय सामग्री की आवश्यकता है न? हालांकि हमारा नालन कबीला कीमियागर कबीला नहीं है, लेकिन हमारे पास कीमती औषधीय सामग्री और स्वर्गीय खजाने का संग्रह है। उनमें से कुछ स्वर्गीय खजाने हैं जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप कीमियागरों को वास्तव में ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है न? जियाओयान की आंखें ये सुनकर चमक उठीं कि आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम स्वर्गीय खजाने हैं। ऐसे खजाने अत्यंत दुर्लभ थे और कीमियागरों के लिए बहुत मूल्यवान थे। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति के लिए साधना पद्धतियां डूक्यूई महाद्वीप पर खो गई थीं। कीमियागरों के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तरीका औषधीय गोलियां और स्वर्गीय खजाने थे। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले स्वर्गीय खजाने को पहले स्थान पर विकसित करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। इस तथ्य के साथ कि सभी कीमियागर उनके लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते थे, उन्हें बाजार में प्राप्त करना और भी कठिन हो गया। आमतौर पर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले स्वर्गीय खजाने मिटीर नीलामी घर की डी क्लास नीलामी में नीलाम किए जाने के लिए पर्याप्त मूल्यवान थे। जियाओयान ने नालन सू का पीछा किया और वे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। नालन सू ने कहा, पुण्यवान भतीजे, तुम अगले कुछ दिनों के लिए हमारे घर में क्यों नहीं रहते? तुम्हारा पुराना कमरा अभी भी उपलब्ध है। जैसे ही जियाओयान विनम्रता से मना करने वाला था, उसने दूर से नालन यानरान को शालीनता से जल्दी जल्दी आते देखा। उसने शायद जियाओयान के हवेली में आने के बारे में सुना था और जल्दी से वहां पहुंच गई थी। जियाओयान NOWELL-BE-IN.C ओम। क्या बात है? नालन यानरान जियाओयान के सामने रुकी, अपने दांत पीसते हुए, और गंभीर भाव से बोली, मुझे पता है कि हमारे बीच दुश्मनी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्वर्गीय ज्वाला है तो क्या तुम मेरे दादाजी को बचा सकते हो? बदले में तुम्हें जो भी चाहिए, बस उसका नाम बताओ। मैं तुम्हारी मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगी। ये पहले ही हल हो चुका है, भले ही यह पहले ही हो चुका हो। नालन सू ने जब उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी तो वह भौंचक्का रह गया और असंतुष्ट होकर बोला, यानरान, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो। तुम इतनी तुच्छ मानसिकता वाले सज्जन व्यक्ति का न्याय कैसे कर सकती हो? गुणी भतीजे शियाओयान ने पहले ही तुम्हारे दादाजी को विषमुक्त कर दिया है। हम दवा के कमरे में जाकर सामग्री लाने वाले थे ताकि वह तुम्हारे दादाजी को स्वस्थ करने के लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सके। नालन यानरान की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह जलता हुआ जहर जिसके खिलाफ एल्डगूहे भी असहाय थे, वास्तव में हल हो गया था। और वह कब से गायब थी? 1 घंटा भी नहीं। बस एक छोटा सा जहर, जिक्र करने लायक नहीं। जियाओयान ने धीरे से मुस्कुराते हुए बजरी के रास्ते पर इत्मीनान से चलते हुए अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाए रखीं, क्योंकि वह नालन सू के पीछे पीछे दवा के कमरे की ओर जा रहा था। नालन यानरान ने जब सुना कि वह उसके दादा के ठीक होने में मदद करने के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने जा रहा है, तो वह जिज्ञासा से उसके साथ चली गई। जब वह जियाओयान के पीछे चल रही थी तो वह अपने पिता के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर रहे युवक की ओर नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि उसका सुंदर चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल बहुत हिल गया था। आखिरकार उनकी सगाई अभी तक रद्द नहीं हुई थी। पिछले 3 सालों से वह लगातार इस सगाई का पुनर्मूल्यांकन कर रही थी। ये पहली बार था जब उसने जियाओयान को करीब से देखा था। पुण्यवान भतीजे, क्या तुम इस बार हर 8 साल में आयोजित होने वाली अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के लिए जियामा सेक्रेड सिटी आए हो? नालन सू ने पूछा। वह टूर्नामेंट मेरे लिए नहीं है, ये पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं लगता, जियाओयान ने जवाब दिया।
जब वह आया तो है बोडोंग ने उससे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का जिक्र किया था। हाई बोडोंग ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। अतीत में गुहे ने अपने टीएच4 कीमिया कौशल के साथ चैंपियनशिप जीती थी और बाद में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय नेता यूशान द्वारा अतिथि बुजुर्ग के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए प्रचुर संसाधनों की बदौलत ही था कि गुहे 10 साल से भी कम समय में टीएच6 तक पहुंचने में सक्षम था और यहां तक कि रानी मेडुसा की स्वर्गीय लॉ के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी कर पाया। हालांकि जैसा कि जियाओ यान ने कहा, ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेना दूसरों को धमकाने के समान होगा। वह पहले से ही टीएच4 के शिखर पर था, टीए5 तक पहुंचने की कगार पर था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति नश्वर अवस्था के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। उसके 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों का तो कहना ही क्या। जियाओ यान का अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेना एक कॉलेज के छात्र द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को धमकाने जैसा होगा। ये बहुत बेशर्मी होगी। तुम्हारा लहजा वैसा ही घमंडी है जैसा 3 साल पहले था, नालन यानरान ने पलटकर कहा। यह आदमी वाकई आत्मविश्वासी था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास शब्द खुदा हुआ था। जियाओ यान ने अपना सिर नालन यानरान की ओर घुमाया, मुस्कुराया और कहा, लेकिन 3 साल पहले की तरह मैं सिर्फ तथ्य बोल रहा हूँ। नालन सू ने हल्के से अपना गला साफ किया और बीच में टोकते हुए कहा, हम आ गए हैं। नेक भतीजे, अगर तुम्हें यहाँ कुछ चाहिए तो तुम बिना किसी की अनुमति के ले सकते हो। दवा कक्ष में प्रवेश करने और विशाल स्थान को देखने पर जियाओ यान नालन कबीले की गहरी नींव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये सिर्फ एक दवा कक्ष नहीं था, यह एक पूर्ण विकसित औषधीय सामग्री का गोदाम था। अनगिनत अलमारियों में कई तरह की कीमती औषधीय सामग्री रखी हुई थी। उनमें से सबसे कम ग्रेड मध्यम श्रेणी का था। निम्न श्रेणी की सामग्री यहाँ रखने के योग्य भी नहीं थी। ये सांप लोगों की जनजाति के खजाने से मुकाबला कर सकता है। मेडुसा, तुम निश्चित रूप से गरीब हो, जियो यान ने खुद से कहा। सोने की तरह कीमती औषधीय तत्व भी एक प्रकार की कठोर मुद्रा थी जिसका उपयोग धन को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता था। कुछ तत्व तो लंबे समय तक संग्रहित होने पर और भी अधिक मूल्यवान हो जाते थे। नालन सू का पीछा करते हुए अंदर तक वे एक एकांत कक्ष में पहुंचे जहां एक जेड फूलदान में एक पौधा जियो यान के सामने आया। ये 7 जादुई हरी आत्मा लार है। जियो यान ने एक नज़र में अपने सामने दुर्लभ फूल को पहचान लिया। यह एक उच्च श्रेणी का स्वर्गीय खजाना था। पुण्यवान भतीजे की आंखें तेज हैं। यह एक स्वर्गीय खजाना है जो पिताजी को संयोग से मिला, नालन सू ने मुस्कुराते हुए समझाया। नालन यानरान ने 7 जादुई हरी आत्मा लार को देखते ही निगल लिया। यहाँ तक कि गुहे भी इसे चाहता था क्योंकि यह सीधे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था, लेकिन नालन जी ने इसे अंत में नहीं बेचा। पूरा कमरा एक हल्की शांत सुगंध से भर गया था। ये पौधा पूरी तरह से हरे रंग का था, ऐसा लग रहा था जैसे इसे उच्च गुणवत्ता वाले हरे जैद से तराशा गया हो। पौधे के ऊपर 7 अलग अलग रंगों वाला एक फूल धीरे धीरे खिल रहा था। जियाओ यान ने अपने सामने 7 जादुई हरी आत्मा लार की सावधानीपूर्वक जांच की और सोचा, इस 7 जादुई हरी आत्मा लार की मदद से मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ा सकता हूँ। उसके पास पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक असाधारण उच्च जन्मजात प्रतिभा थी। स्पिरिट और गैदरिंग सोल तकनीक और 8 पंखों वाले फ्लेम डेमन टाइगर की बची हुई आत्मा की साधना के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक उच्च श्रेणी के 5वें स्तर के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि आध्यात्मिक शक्ति में टीएच6 तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि नालन जी के पास 7 जादुई हरी आत्मा लार होगी। मेरी आध्यात्मिक शक्ति मेरी डूकी हुई साधना से बहुत अधिक है। मैं वास्तव में हुन कबीले के किसी व्यक्ति की तरह बनता जा रहा हूँ। जियो यान अपनी डूकी हुई साधना और आध्यात्मिक शक्ति के बीच भारी असमानता का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय 143 टीएच6 आध्यात्मिक शक्ति। जियाओ यान ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और अपने होठों को चाटा। ये वस्तु वास्तव में उसके लिए बेहद उपयोगी थी। हे चून की पुण्यशाली भतीजे जियाओ यान ने पुराने गुरु के जलते हुए जहर को ठीक कर दिया है, इसलिए ये 7 जादुई हरी आत्मा लार अब तुम्हारा अधिकार है, नलन सू ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से जियाओ यान की आंखों में उत्सुकता को देखते हुए। तो फिर मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए वास्तव में 7 जादुई हरी आत्मा लार की आवश्यकता है। जियाओ यान ने औपचारिकता नहीं निभाई। हालांकि उसे शुरू में किसी इनाम की उम्मीद नहीं थी, अगर वे उसे ये दे रहे थे तो वह निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। जियाओ यान ने नलन सू की ओर कृतज्ञता में अपने हाथों को मोड़ा और कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ते हुए उसने सावधानी से 7 जादुई हरी आत्मा लार को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। हालांकि इस 7 जादुई हरी आत्मा लार को एक भंडारण रिंग में संग्रहित किया जा सकता है। आपको इसे हर दिन 1 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रखना चाहिए, अन्यथा यह अपने आप ही सूख जाएगी। आपको ये याद रखना चाहिए, नालन सू ने उसे याद दिलाया। मम्मा, मैं समझ गया, जियो यान ने सिर हिलाया।
नालन यानरान मदद नहीं कर सका लेकिन बेहद निराश महसूस कर रहा था क्योंकि उसने जियो यान को 7 जादुई हरी आत्मा लार को दूर ले जाते देखा था। युद्ध में आध्यात्मिक शक्ति की सहायता छोटी नहीं थी। अब उसके खिलाफ उसकी जीत की संभावना और भी कम थी। ये वास्तव में निराशाजनक था। दवा कक्ष में एक चक्कर लगाने और नालन जी के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ औषधीय सामग्री एकत्र करने के बाद जियो यान ने उन्हें और परेशान नहीं किया। वह दवा कक्ष से बाहर चला गया और बेतरतीब ढंग से एक आंगन पाया, अपनी औषधीय कड़ाही निकाली और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था। आप यहाँ गोलियों को परिष्कृत करने जा रहे हैं? नालन यानरान ने आश्चर्य से कहा। क्या कीमियागर आमतौर पर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक शांत जगह नहीं ढूंढते हैं, दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से डरते हैं? और फिर भी आप इस चहल पहल भरे प्रांगण में सिर्फ गोलियां ही परिष्कृत करने जा रहे हैं। क्या आपको दूसरों द्वारा आपकी तकनीकों पर जासूसी करने का डर नहीं है? जियाओ यान ने एक कश के साथ औषधीय कड़ाही में 10,000 जानवरों की लौ का एक गुच्छा फेंक दिया। जैसे ही उसने औषधीय सामग्री डाली, उसने बेपरवाही से कहा, यह कोई उच्च स्तरीय गोली नहीं है, बस एक टियर 2 हाइड्रेटिंग गोली और एक टियर 3 रक्त पुनःपूर्ति गोली है। टियर 3? क्या ये काफ़ी नहीं है? नालन यानरान पूरी तरह से हैरान थी। वह खुद 2 तीसरे दर्जे के कीमियागरों को जानती थी। एक शाही परिवार की छोटी राजकुमारी यूएर थी, जो कीमियागर एसोसिएशन के डिप्टी चेयरमैन की प्रशिक्षु थी। वह बेहद प्रतिभाशाली थी और छोटी उम्र से ही कीमिया से परिचित थी, फिर भी वह अभी केवल टियर 3 तक ही पहुंची थी। दूसरा गुहे का प्रत्यक्ष शिष्य लियू लिंग था, जिसने बचपन से ही कीमिया सीखने के लिए गुहे का अनुसरण किया था और वह भी तीसरे दर्जे का कीमियागर था। ये दोनों ही कीमियागर ग्रैंड मीटिंग की चैंपियनशिप के लिए प्रबल दावेदार थे। फिर भी जब उन्होंने टियर 3 की गोलियों को परिष्कृत किया तो उन्हें इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी और उनकी सफलता दर 100% होने की गारंटी नहीं थी। जैसे ही जियो यान ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया, नालन कबीले के कई नौकर उत्सुकता से देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हाँ, मास्टर और यंग मिस दोनों यहाँ हैं। वाह, वह सुंदर आदमी कौन है? वह वास्तव में आंगन में गोलियां परिष्कृत कर रहा है। ये युवक इतना परिचित क्यों लग रहा है? जिसने भी 10 साल तक हवेली में काम किया है, उसे पता होना चाहिए, है न? क्या वह युवा मास्टर इन लॉ यंग मिस नालन के मंगेतर जियो कबीले के यंग मास्टर जियो यान नहीं हैं? कई लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों ने जियो यान की शक्ल पहचान ली और गपशप करने लगे। कुछ नौकरों को जियो यान को युवा मास्टर इन लॉ कहते हुए सुनकर नालन यानरान को तुरंत अजीब और असहज महसूस हुआ। क्या बात है, अपना मन बदलने में अभी देर नहीं हुई है? नालन सू ने अपनी बेटी के हाव भाव पर नजर डालते हुए चिढ़ाते हुए कहा। सगाई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगा और मैं उससे हारूंगा नहीं, नालन यानरान ने नालन सू को घूरते हुए कहा और गोलियां बनाते समय जियाओ यान की पीठ की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। तुम आह भरने के अलावा नालन सू के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। उसने 3 साल तक उससे तर्क करने की कोशिश की थी, वह सब कुछ कहा जो वह कह सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही पिता पुत्री की जोड़ी की चकित आंखों के सामने जियाओ यान ने आसानी से 2 औषधीय गोलियां बनाना समाप्त कर दिया और उन्हें एक ब्रोकेट बॉक्स में रख दिया, जिसे उसने नालन सू को सौंप दिया। बॉक्स के अंदर 2 गोलियों को देखते हुए नालन सू ने गंभीरता से जियाओ यान को देखा और पूछा, क्या तुम सच में अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग नहीं ले रहे हो? तुम्हारे असाधारण कीमिया कौशल के साथ चैंपियनशिप जीतने की तुम्हारी संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं, है न? जियाओ यान ने बिना किसी प्रतिबद्धता के कंधे उचकाए और कहा, मैं हमेशा बाहर कीमिया का अभ्यास करता रहा हूँ। मैं अभी तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन में टेस्ट देने भी नहीं गया हूँ और मैं इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहता। पुण्यवान भतीजे, अगर तुम भाग लेना चाहते हो तो हमारा नालन कबीला तुम्हारे लिए जमानत दे सकता है और तुम्हें प्रारंभिक दौर से छूट दे सकता है। नालन सू ने अपने हाथ हिलाकर निर्णायक रूप से प्रस्ताव दिया। तुम्हारे दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद चाचा नालन। मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत आकर्षक नहीं है। मैं अभी भी अकेले साधना करना पसंद करता हूँ। जियाओ यान ने अपने हाथों को मोड़ा और मुस्कुराया। मैं पहले साधना करने के लिए अपने कमरे में वापस आऊँगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं पीछे रह जाऊँ और दूसरों से आगे निकल जाऊँ। उसने अपना हाथ हिलाया और सीधे अतिथि कक्ष की ओर बढ़ गया, पीछे केवल एक लापरवाह सिलहुट छोड़ गया। नालन सू ने नालन यानरान को देखा, जो अपने दांत पीस रही थी और अपनी मुट्ठियां भींच रही थी, और कहा, बेटी, अगर तुम हार गई तो क्या तुम सच में उसकी नौकर या गुलाम बनोगी? मुझे लगता है कि तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत कम है। हालांकि नालन सू ने जियाओ यान की असली ताकत नहीं देखी थी, लेकिन ये तथ्य कि वह आसानी से मो चेंग को मार सकता था, ये साबित करता है कि उसकी ताकत निश्चित रूप से उसके स्पष्ट साधना स्तर से कहीं अधिक थी। हालांकि मैं, नालन यानरान, एक महिला हूँ, मेरा वचन पत्थर की तरह ठोस है और मैं इस तरह से हार मानने से इनकार करती हूँ। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि नालन यानरान क्या सोच रही थी।
उसने केवल नौकर या गुलाम बनने की उसकी प्रतिज्ञा को एक मजाक के रूप में माना। अभी उसके दिमाग में केवल 3 शब्द थे, हॉल ऑफ सोल्स। मैं उस बूढ़े आदमी हुनहुजी से वाकई तंग आ चुका हूँ। जियामा पवित्र शहर इतना बड़ा है, कौन जानता है कि आत्माओं का हॉल किस कोने में छिपा है। जियाओयान ने टेबल पर सोल कमांड टोकन को देखा, जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि जियामा पवित्र शहर में पहुंचने पर सोल कमांड टोकन उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसा उसने पीसटाउन में किया था और उसे आत्माओं के हॉल तक ले जाएगा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने अब तक आत्माओं के हॉल की एक झलक भी नहीं देखी थी। इसे भूल जाओ, वैसे भी अभी भी समय है। अगर मैं पूरे जियामा पवित्र शहर को खोजता हूं तो मुझे अंततः इसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। जियाओयान ने इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि वह जियामा पवित्र शहर में आया था, तो क्या आत्माओं के हॉल में पैर रुक सकते हैं और भाग सकते हैं? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक का संचार करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत 7 जादुई हरी आत्मा लार का उपयोग नहीं किया। उसे आत्मा प्रशिक्षण विधि को एक अड़चन तक साधना था और फिर 7 जादुई हरी आत्मा लार का उपयोग करके एक ही बार में बाहर निकलना था। ... अगले कुछ दिन जियाओयान के लिए अवकाश के एक दुर्लभ समय के रूप में बीते। एक बार को छोड़कर जब याफी ने उसके लिए अभ्यास करने के लिए कीमती औषधीय सामग्री का एक बैच लाया, वह हर दिन या तो साधना या गोलियों को परिष्कृत करने में बिताता था। डी क्लास क्यू विधि की शक्ति ने उसे बहुत तेज गति से डू क्यू की साधना करने की अनुमति दी। कुछ समय पहले ही वह 4 स्टार डू ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ा था। जियाओयान ने अनुमान लगाया कि 1 या 2 महीने में वह एक और स्टार को आगे बढ़ा सकता है। वह 1 साल के भीतर डू स्पिरिट क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। जियामा साम्राज्य के इतिहास में 19 वर्षीय डू स्पिरिट कभी नहीं दिखाई दिया था। इसके अलावा ये किसी भी औषधीय गोलियों या आकस्मिक मुठभेड़ों का उपयोग किए बिना था, केवल घर पर एकांत साधना पर निर्भर था। यदि वह औषधीय गोलियों की सहायता को जोड़ता तो जियाओयान का अनुमान था कि वह केवल आधे साल में डू आत्मा क्षेत्र तक पहुंच सकता था। लेकिन डी क्लास क्यू विधि के साथ डू क्यूई की खेती की गति की तुलना में उसकी आत्मा प्रशिक्षण विधि की खेती थोड़ी भी पीछे नहीं थी। ये समय है। जियाओयान ने अपने दिमाग को शांत किया और ब्लैक डायमंड कैल्ड्रॉन और 7 जादुई हरी आत्मा लार को बाहर निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 7 जादुई हरी आत्मा लार को ब्लैक डायमंड कैल्ड्रॉन में फेंक दिया। फिर उसने अपनी 3 तरह की स्वर्गीय लपटों से बनी स्वर्गीय ज्वाला को भेजा। विलय की गई स्वर्गीय ज्वाला के भयानक तापमान ने 7 जादुई हरी आत्मा लार को तेजी से पिघला दिया। 7 जादुई हरी आत्मा लार को मात्र औषधीय घटक के बजाय एक स्वर्गीय खजाना माना जाता था, क्योंकि इसके औषधीय प्रभाव अकेले ही औषधीय गोलियों के बराबर थे। मूल रूप से औषधीय गोलियां निम्न श्रेणी के औषधीय अवयवों को उत्प्रेरित, विलय और परिष्कृत करके बनाई जाती थीं ताकि गोली को स्वर्गीय खजाने की प्रभावकारिता प्रदान की जा सके। लेकिन 7 जादुई हरी आत्मा लार अपने आप में एक स्वर्गीय खजाना थी। यहाँ तक कि दुर्लभ स्वर्गीय खजाने भी विलय की गई स्वर्गीय ज्वाला के प्रगलन का सामना नहीं कर सकते थे। कुछ ही समय में हरे आध्यात्मिक तरल का एक गोला निकाला गया। जियाओयान ने अपने होठों को थोड़ा सा खोला और विलीन स्वर्गीय ज्वाला द्वारा लिपटे हरे आध्यात्मिक तरल को अपने मुंह में चूसा। एक तीव्र अनुभूति सीधे उसके मन की गहराई में चली गई। जियाओयान ने तेजी से स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की धारणा के तहत उसके डेंटियन में हरे आध्यात्मिक प्रकाश का एक बड़ा द्रव्यमान संघनित हो गया। जैसे ही स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक प्रसारित हुई, हरे आध्यात्मिक प्रकाश का वह बड़ा द्रव्यमान आत्मा प्रशिक्षण विधि के प्रवाह का अनुसरण करता हुआ उसकी आत्मा में विलीन हो गया। अंत में जियाओयान द्वारा 9 बार आत्मा प्रशिक्षण विधि प्रसारित करने के बाद हरा आध्यात्मिक प्रकाश पूरी तरह से अवशोषित हो गया। अनजाने में उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही 6 स्तरीय कीमियागर के स्तर तक बढ़ गई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी भयानक आध्यात्मिक धारणा चरम पर फैल गई। एक स्तर तक बढ़ने के बाद उसकी आध्यात्मिक धारणा की सीमा वास्तव में 10 गुना बढ़ गई थी। पूरा नालन हवेली उसकी धारणा के भीतर था और वह सड़कों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। बूढ़ा लिंग, क्या वह पहले ही वापस नहीं आ गया था? अध्याय 144, रहस्यमय काला टुकड़ा। जियाओयान ने अपनी बढ़ी हुई आध्यात्मिक समझ से एक संदिग्ध लेकिन परिचित आकृति का पता लगाया। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति दूसरे स्तर पर आगे नहीं बढ़ती तो दूरी और आकृति की छिपने की क्षमताओं को देखते हुए वह उसका पता नहीं लगा पाता। असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए जियाओयान ने चुपचाप खिड़की खोली, अपने ईगल विंग्स को खोला, खुद को आध्यात्मिक शक्ति से ढक लिया ताकि किसी को पता न चले और चुपचाप हवा में उड़ गया। उस समय 1 किलोमीटर दूर एक सराय में एक रहस्यमयी आकृति दूर से जियाओयान की हर हरकत को गुप्त रूप से देख रही थी। आकृति पूरी तरह से एक काले रंग के लबादे में लिपटी हुई थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और चांदनी में एक सांवला बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया।
ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिंग यंग था, जिसे जुनेर ने जियाओयान की रक्षा करने के लिए भेजा था। इस बच्चे की आध्यात्मिक शक्ति साधना इतनी जल्दी कैसे सुधर गई? एक छोटे से डू ग्रैंड मास्टर बच्चे पर नज़र रखने के लिए मुझे पकड़े जाने से बचने के लिए इतनी दूर रहना पड़ता है। लगता है मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ। लिंग यंग ने दूर से देखा। उसने जियाओयान की बातचीत को सुनने के लिए पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। बूढ़ा लिंग अभी भी तगड़ा और जोरदार है। तुम्हें बूढ़ा कैसे माना जा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक सराय के ऊपर से एक आवाज़ आई। लिंग यंग की खोपड़ी तुरंत सुन्न हो गई क्योंकि उसने पहचान लिया कि यह किसकी आवाज़ थी। ये कैसे संभव है? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। लिंग यंग पागल हो रहा था। वह जियाओयान पर लगातार नज़र रख रहा था। हालांकि वह बहुत करीब नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी चरम डू सम्राट शक्ति ने उसे बहुत दूर से ही चीज़ों को महसूस करने की अनुमति दी। फिर भी इतनी दूरी पर भी जियाओयान ने न केवल उसे खोज लिया, बल्कि चुपके से उसके पास पहुंच गया। उसे पता भी नहीं चला, भले ही दूसरा पक्ष सराय के ठीक ऊपर था। आध्यात्मिक शक्ति से उत्प्रोत जियाओयान की आवाज़ सुनाई दी, बूढ़े लिंग, क्या तुम बातचीत करने के लिए आना चाहोगे? लिंग यंग को अचानक थोड़ा दुख हुआ। वह जियानान अकादमी से जियामा पवित्र शहर तक आया था। एक शिखर डू सम्राट होने के बावजूद उसे पहुंचने में 2 दिन लग गए थे। उसने 2 दिन से जियाओयान की निगरानी भी नहीं की थी और उसे पहले ही खोज लिया गया था। कितना निराशाजनक। अब उसे ये भी नहीं पता था कि वह जुनेर को ये कैसे समझाएगा। खुद को संभालते हुए लिंग यंग एक छाया में बदल गया और सराय की छत पर दिखाई दिया, जहां उसने काली आंखों वाले, काले बालों वाले युवक को मुस्कुराते हुए इंतजार करते देखा। लिंग यंग ने उस मुस्कुराते हुए भाव को देखकर अपने दिल में ठंडक महसूस की और जल्दी से कहा, युवा मास्टर जियाओयान, यह मेरा अपना विचार था और इसका युवा में से कोई लेना देना नहीं है। जियाओयान ने हंसते हुए कहा, बूढ़े लिंग, तुम सच में झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो, है न? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर भी तुमने कबूल कर लिया। स्पष्ट रूप से लिंग यंग जैसे कुलीन डू सम्राट ने अपने पूरे जीवन में मुट्ठी भर से ज्यादा बार झूठ नहीं बोला होगा। बूढ़े लिंग, इतना घबराओ मत। मैं यहाँ कोई उपद्रव करने नहीं आया हूँ। मैं वास्तव में खुश हूँ कि जुनेर मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। हालांकि मुझे निगरानी रखना पसंद नहीं है, लेकिन अगर इससे जुनेर का मन शांत हो सकता है तो बूढ़ा लिंग तब तक मेरा पीछा करना जारी रख सकता है जब तक कि मैं नालिन यानरान के साथ द्वंद्व पूरा नहीं कर लेता। द्वंद्व युद्ध के बाद बूढ़ा लिंग मेरी सुरक्षा की रिपोर्ट करने के लिए वापस आ सकता है और मुझे जुनेर को एक पत्र देने में मदद कर सकता है। एक बार जब द्वंद्व युद्ध खत्म हो जाता है और मैं अपने कबीले के मामलों को सुलझा लेता हूं, तो मैं जल्द ही उसके साथ इन अकेडमी में आगे बढ़ने के लिए जियानान अकादमी लौट जाऊंगा, ताकि उसे मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत न पड़े। जियाओयान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ धीरे से कहा। लिंग यंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान पहनी थी। वह एक प्रतिष्ठित शिखर डू सम्राट था, गो कबीले का सबसे शक्तिशाली डू सम्राट। और तुम चाहते हो कि मैं एक संदेशवाहक कबूतर बनूं? असहाय रूप से सिर हिलाते हुए लिंग यंग ने कहा, मैं समझता हूँ युवा मास्टर जियाओयान, आपकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में दुर्जेय है। आप इतनी बड़ी दूरी पर भी मुझे पहचानने में कामयाब रहे। जुनेर की हाल की स्थिति के बारे में संक्षेप में पूछताछ करने के बाद जियाओयान मन की शांति के साथ अपने कमरे में लौट आया। उसने लिंग यंग को यह भी बताया कि वह अगले दिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन का दौरा करेगा। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, जियाओयान के चेहरे पर भाव गंभीर हो गए। सौभाग्य से मेरी आध्यात्मिक स्थिति में सुधार हुआ है, अन्यथा अगर लिंग यंग को पता चला कि मैं आत्माओं के हॉल की खोज कर रहा था तो यह अनावश्यक परेशानी ला सकता था। जब वह वुटैन शहर में था, हुनहुजी कुछ ढूंढने आया था और हमेशा जानबूझकर जुनेर से दूर रहता था। ये सब उसके पीछे के गुट की वजह से था। जियाओयान के अनुमान के अनुसार हुन कबीले जिससे हुनहुजी संबंधित था, संभवतः जुनेर के कबीले के साथ प्रतिस्पर्धी संबंध रखता था। दोनों पक्ष किसी चीज के लिए होड़ कर रहे थे। मैं नालिन यानरान के साथ द्वंद्व पूरा करने के बाद धीरे धीरे आत्माओं के हॉल की खोज करूंगा। जियाओयान ने जानबूझकर लिंग यंग से कहा था कि वह द्वंद्व के बाद वापस आएगा ताकि वह पहले निकल जाए। अगर वह सीधे लिंग यंग को भगा देता तो यह संदेह पैदा कर सकता था। ... जियाओयान अगली सुबह जल्दी अपने कमरे से निकल गया। किसी भी मामले में उसे कम से कम लिंग यंग को दिखाने के लिए एक शो तो करना ही था। छोटा यान इतनी जल्दी बाहर जा रहा है। नंगे सीने नालन जी आंगन में व्यायाम कर रहे थे और पसीना बहा रहे थे। कुछ दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बाद उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। उसने कुछ मांसपेशियां प्राप्त कर ली थीं और अब वह दुबला पतला नहीं दिखता था। जियाओयान ने सिर हिलाया और कहा, मम्मा, मैं एक गोली को परिष्कृत करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ मुश्किल से मिलने वाली औषधीय सामग्री की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मुख्यालय का दौरा करने की योजना बना रहा हूं, ताकि देख सकूं कि क्या मैं उन्हें पा सकता हूं और शायद कुछ अच्छी वस्तुएं भी खरीद सकूं।
नालन जी ने अपना पसीना पोंछा और कहा, ठीक है। वैसे मैंने पहले ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बात कर ली है। कुछ दिनों में एक आंतरिक परीक्षा होगी। यदि आप अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने में रुचि रखते हैं तो आप आंतरिक परीक्षा के लिए सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन जा सकते हैं। यदि आप पास हो जाते हैं तो आप सीधे अंतिम उन्मूलन चरण में प्रवेश कर सकते हैं। समझ गया। नालन हवेली से निकलते हुए जियामा सेक्रेट सिटी में कई सड़कों के चौराहे पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी जो पूरे साल गोलियों की खुशबू की धुंध में लिपटी रहती थी। दो भव्य प्राचीन शब्द अल्केमिस्ट एसोसिएशन जो भड़कीले स्ट्रोक में लिखे गए थे एक हल्की चांदी की रोशनी से चमक रहे थे, जिससे राहगीरों की निगाहें अनायास ही उस पर पड़ जाती थीं। जियामा साम्राज्य में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मुख्यालय के रूप में यहां पहुंचने पर खुद सम्राट को भी सम्मान दिखाना पड़ता था। आखिरकार इस इमारत के निवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। वे डूक्यूई महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित पेशे से संबंधित थे। अल्केमिस्ट, जो आम दिनों में शायद ही कभी देखे जाते थे, यहाँ हर जगह पाए जा सकते थे। विभिन्न रंगों के उनके वस्त्र गर्व से उनके स्तरों की घोषणा करते थे। जियाओयान ने कई चौथे स्तरीय कीमियागरों को उनके प्रशिक्षुओं के साथ भी देखा, हालांकि इनमें से प्रत्येक चौथे स्तरीय कीमियागर एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग था। सौभाग्य से अल्केमिस्ट एसोसिएशन सिर्फ कीमियागरों के लिए एक सभा स्थल नहीं था, यह एक बाजार भी था जहां कीमियागर अपनी दुकानें लगाते थे ताकि गोलियों की ज़रूरत वाले आम लोग खरीदारी करने के लिए अंदर जा सकें। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भव्य प्रवेश द्वार में कदम रखते ही औषधीय गोलियों की एक समृद्ध सुगंध फैल गई, जिससे व्यक्ति अनजाने में एक हल्की सांस लेता है और तरोताज़ा महसूस करता है। धमाका। जिस क्षण जियाओयान ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कदम रखा, उसका दिल अचानक से धड़कने लगा और उसकी आत्मा की गहराई से एक धड़कन जैसी अनुभूति हुई। ये कैसा एहसास है? सोल कमांड टोकन? नहीं, ये सोल कमांड टोकन नहीं है। NOWELL-BE-IN.C-OM। एक रहस्यमयी दिल की धड़कन उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने ऐसी अनोखी अनुभूति महसूस की। इस अनुभूति के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए जियाओयान एक बहुत ही सुनसान कोने में चला गया, जहां एक दुबला पतला, कुछ हद तक दयनीय दिखने वाला आदमी अपना सामान बेचने के लिए एक स्टॉल लगा रहा था। स्टॉल पर कई बेकार औषधीय सामग्री बिखरी हुई थी। जियाओयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पत्थर के मंच के किनारे रखे एक अगोचर काले टूटे हुए जेड टुकड़े को देखा। अध्याय 145 आत्मा समलन गोली। जियाओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि वह मेज पर रखी वस्तु को घूर रहा था। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति काले टूटे हुए जेड के टुकड़े पर बह गई तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी उसमें घुसकर यह नहीं देख सकती कि अंदर क्या है। क्या यह आध्यात्मिक जानकारी संग्रहित करने का कोई उपकरण हो सकता है? लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी इसमें से क्यों नहीं गुजर सकती? अपनी आध्यात्मिक शक्ति के वर्तमान स्तर के साथ वह साधारण आत्मा जेड के टुकड़ों को आसानी से भेद कर सीधे उनकी सामग्री को देख सकता था। NOWELL-BE-IN.C-OM। उसने इस प्रकार के आपातकालीन संचार जेड के टुकड़े किंगलिन और उसके दो बड़े भाइयों को दिए थे। आमतौर पर आध्यात्मिक संकेत भेजने के अलावा ये आत्मा जेड के टुकड़े आध्यात्मिक जानकारी जैसे कि क्यूई विधियां और डू तकनीकें भी संग्रहित कर सकते हैं। क्यूई विधियां और डू कौशल सीखने के लिए आमतौर पर उन्हें स्वयं अध्ययन करने और समझने के लिए समय समर्पित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि सोल जेड के टुकड़े आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से सीधे किसी की आत्मा में सूचना संचारित कर सकते हैं। यह अचानक ज्ञानोदय के समान था। इससे शिक्षार्थी को आत्मसात करने और समझने के चरण को छोड़ने की अनुमति मिलती है। इसलिए इस तरह का सोल जेड का टुकड़ा बेहद कीमती था। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? स्टॉल के मालिक ने उत्सुकता से पूछा, ये देखते हुए कि जियाओयान काफ़ी समय से उसके स्टॉल के सामने खड़ा था। अपने विचारों से विचलित होकर जियाओयान ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए काले जेड के टुकड़े को उठाया। बॉस, आप इस जेड के टुकड़े को कितने में बेच रहे हैं? जेड का टुकड़ा उसके हाथ में चिकना नहीं लगा। इसके बजाय ये छोटे छोटे दानों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि सामग्री बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इसकी सतह पर हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं और दरारों में रेत और गंदगी भी जमी हुई थी। एक साधारण स्पर्श से जियाओयान बता सकता था कि यह संभवतः किसी खंडहर से खोदा गया था या मिट्टी से खोदा गया था। आदमी की आंखें तुरंत चमक उठीं। जियाओयान सुबह सुबह कीमतों के बारे में पूछताछ करने वाला पहला व्यक्ति था। मैं अपनी कीमिया कौशल का अध्ययन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए T3 औषधीय गोली के लिए व्यापार करना चाहता हूँ। कीमिया में मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। इतने सालों तक अभ्यास करने के बावजूद मैं अभी भी सिर्फ एक कीमिया प्रशिक्षु हूँ, आदमी ने शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ कहा। जियाओयान ने थोड़ा मुस्कुराया और अपनी स्टोरेज रिंग से 3 गोलियां निकालीं। यहाँ 3 प्रकार की औषधीय गोलियां हैं, सभी चोटों को ठीक करने के लिए हैं।
वे 1 टिया 1 ब्लड क्लॉटिंग पाउडर, 1 टिया 2 बॉडी रिकवरी पिल और 1 टिया 3 महीना ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल हैं। यह आपके अध्ययन और सीखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है न? जियाओयान के उदार प्रस्ताव को देखते ही स्टॉल मालिक तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने सावधानी से औषधीय गोलियां 3 लकड़ी के बक्सों में रखीं और आश्चर्य से जियाओयान को देखा। सर, क्या आप तीसरे दर्जे के कीमियागर हो सकते हैं? जियाओयान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चून की लेन देन पूरा हो चुका था, इसलिए उसे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब वह चला गया तो जियाओयान ने अपने हाथ में जैड के टुकड़े पर विचार किया। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ के किसी भी कीमियागर ने इस आत्मा जैड के टुकड़े की खोज नहीं की। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसकी जांच करने से कोई यह सोचेगा कि यह काले जैड का एक साधारण टुकड़ा है। आध्यात्मिक शक्ति से जांच करने पर साधारण आत्मा उपकरण प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, लेकिन ये काला जैड टुकड़ा बिना किसी प्रतिक्रिया के एक साधारण जैड पेंडेंट की तरह ही महसूस हुआ। अभी वह कैसा एहसास था और यह क्यों गायब हो गया? जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए उसने देखा कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन में प्रवेश करते समय उसे जो अजीब सी धड़कन महसूस हुई थी वह अब गायब हो गई थी। जियाओयान को जेड के टुकड़े के भीतर से हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे कोई और सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि उसे जल्दी नहीं थी। काले जेड के टुकड़े को अपनी जेब में रखते हुए उसने फैसला किया कि उसे वापस आने के बाद इस वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। वह बाजार में टहलता रहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं क्योंकि वह कई दुर्लभ औषधीय सामग्री और अन्य वस्तुओं की जांच कर रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह मूल रूप से कुछ खजाने खोजने और अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के नियमों के बारे में अधिक जानने की उम्मीद में आया था। अल्केमिस्ट वास्तव में घमंडी होते हैं। रास्ते में मिलने वाले अधिकांश स्टॉल मालिकों का रवैया उदासीन था, यहाँ तक कि जब कोई कीमतों के बारे में पूछता था तो वे केवल बेपरवाही से एक संख्या बताते थे, ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उनकी वस्तु खरीदता है या नहीं। यहाँ सोने के सिक्कों से खरीदारी नहीं की जाती थी। अधिकांश लेन देन औषधीय गोलियों या गोली के नुस्खों का उपयोग करके किए जाते थे। जियाओयान ने एक विशेष प्रकार के पीच ब्लॉसम फ्लेम के अग्नि बीज को देखा जो एमेथिस्ट विंग लान किंग के एमेथिस्ट फ्लेम के समान था, क्योंकि वे दोनों ही बीस्ट फ्लेम के प्रकार थे। अंततः इसे एक ठंडी और सुंदर युवती ने टिया 4 गोली के नुस्खे के लिए बदल दिया। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया। उसे खरीदने लायक कोई अन्य वस्तु नहीं मिली थी। हालांकि यहाँ कई कीमती औषधीय तत्व थे, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। बहुत बुरा है कि बिक्री के लिए कोई स्वर्गीय लपटें नहीं हैं। जियाओयान वास्तव में दिवास्वप्न देख रहा था, सोच रहा था कि उसे यहाँ खरीदने के लिए स्वर्गीय लपटें मिल सकती हैं। इधर उधर भटकने के बाद जियाओयान एसोसिएशन के रिसेप्शन डेस्क के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, नमस्ते, मुझे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के नियमों की एक विस्तृत पुस्तिका चाहिए। सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने जियाओयान की छाती पर नजर डाली और ये देखकर कि उसने अल्केमिस्ट बैज नहीं पहना था, तुरंत एक अधीर भाव प्रकट किया। उसने कहा, केवल आधिकारिक कीमियागर ही कीमियागर ग्रैंड मीटिंग में भाग ले सकते हैं, प्रशिक्षुओं को अनुमति नहीं है। जियाओयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं एक कीमियागर हूं। तो मुझे अपना कीमियागर बैज दिखाओ। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। कौन सा कीमियागर अपने बैज को अपनी पहचान और स्थिति के प्रतीक के रूप में नहीं मानता, चाहे वह नहाते समय भी इसे पहन सके? जियाओयान ने अपनी बाहें क्रॉस की और चिढ़े हुए लहजे में जवाब दिया, सभी कीमियागर बैज टिया को इतना महत्व नहीं देते। क्या ये सबूत पर्याप्त है? उसने एक उंगली आगे बढ़ाई और एक फुसफुसाहट के साथ उसकी उंगलियों के सिरे पर काली लौ की एक किरण दिखाई दी। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा तब बदल गया जब उसने संघनित असली आग देखी। वह चौंक कर बोली, असली आग? क्या ये हो सकता है कि आप चौथे दर्जे के कीमियागर हैं? रिसेप्शनिस्ट के विस्मय को सुनकर कुछ कीमियागर उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। चौथे दर्जे का कीमियागर? कहाँ? तुम कह रहे हो कि यह 17 या 18 साल का लड़का चौथे दर्जे का कीमियागर है? तुम मजाक कर रहे हो। अगर तुम झूठ बोलने जा रहे हो तो कम से कम इसे और विश्वसनीय बनाओ। भले ही उसने अपनी मां के गर्भ में कीमिया का अभ्यास करना शुरू कर दिया हो, लेकिन उसका चौथे दर्जे का होना असंभव है। जियाओयान ने आगे कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई और मुस्कुराया। क्या मैं अभी हैंडबुक ले सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट की खूबसूरत आंखों में एक अजीब रंग चमक रहा था। चाहे जियाओयान सच में चौथे दर्जे का कीमियागर हो या नहीं, असली आग को संघनित करने में सक्षम होने का मतलब था कि उसका स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था। जियाओयान ने हैंडबुक स्वीकार की और देखा कि उस पर एक पता लिखा था, साथ ही लिपस्टिक के किस का निशान भी था। अपने सामने बैठी लड़की के शर्मीले भाव को देखते हुए वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अपनी काली लौ के एक झटके से उसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर निकलने की हिम्मत करने से पहले तेजी से निशान मिटा दिए। अगर ओल्ड लिंग को इस बात की भनक लग गई और यह बात जूनेर तक पहुंच गई तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही जियाओयान नालन हवेली में वापस गया, उसने पुस्तिका में नियमों को पढ़ा।
अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के नियम काफ़ी सरल थे। 30 वर्ष से कम आयु के अल्केमिस्ट भाग ले सकते थे। पहला राउंड प्रारंभिक चयन था, उसके बाद एलिमिनेशन मैचों का दूसरा राउंड था और तीसरा राउंड चैंपियन का निर्धारण करेगा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मानद एल्डर बनने के अलावा चैंपियन को टियर 6 पिल रेसिपी स्पिरिट फ्यूजन पिल से पुरस्कृत किया जाएगा। स्पिरिट फ्यूजन पिल आत्मा को शरीर के साथ मिला सकती है, आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से बहाल कर सकती है और यहाँ तक कि पिछली आत्मा की चोटों को भी ठीक कर सकती है। ये काफ़ी असाधारण गोली रेसिपी है जो आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने और आत्मा की क्षति की मरम्मत करने में सक्षम है। जैसे ही जियाओ यान इस गोली की रेसिपी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी आवाज़ गूंजी। बेटा, मेरे लिए उस स्पिरिट फ्यूजन पिल रेसिपी को अपने हाथों में ले लो और मैं भविष्य में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अध्याय 146 स्काईफायर 3 रहस्यमय परिवर्तन। अचानक आकर्षक लेकिन ठंडी आवाज़ सुनकर जियाओ यान की आंखें घूम गईं। उसने जवाब दिया, मैं कहता हूँ रानी मेडुसा, साधना का मार्ग केवल लड़ाई और हत्या के बारे में नहीं है, इसमें पारस्परिक संबंध भी शामिल हैं। क्या आप रानी के रूप में इस तरह शासन करती हैं, हर मोड़ पर दूसरों को धमकाना? कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी सांप लोग जनजाति गिरावट में है। अचानक उसके भंडारण की अंगूठी के भीतर हरे कमल से हत्या के इरादे की एक ठंडी लहर निकली। स्पष्ट रूप से जियाओ यान ने सांप लोग जनजाति की इस रानी को नाराज कर दिया था। रानी मेडुसा की बर्फीली हत्या के इरादे को भांपते हुए जियाओ यान बेफिक्र रहा। उसने चलते हुए कहा, मुझे धमकी मत दो। न केवल मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो पहले स्थान पर धमकियों के आगे झुकता है, बल्कि अगर मैं होता भी तो आप मुझे डरा नहीं पाते। इस समय जियाओ यान का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 6 स्तरीय कीमियागर के स्तर तक पहुंचने के साथ अब उसे अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई मेडुसा से और भी कम डर लगता था। मेडुसा को न केवल उस अज्ञात आत्मा अनुबंध को हल करने के लिए स्पिरिट फ्यूजन पिल की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके विकास के दौरान जियाओ यान ने उसकी आत्मा को घायल कर दिया था। उसे ठीक होने के लिए स्पिरिट फ्यूजन पिल की आवश्यकता थी। उसकी आत्मा अभी भी घायल थी। आखिर उसे अब भी किस बात का डर था? मेडुसा की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर जियाओ यान ने तुरंत अपने भीतर विचार किया, मेडुसा अभी भी कोर फायर लोड सीड को पचा रही है। ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में इस स्पिरिट फ्यूजन पिल की आवश्यकता है। मैं शायद टियर 5 तक पहुंचने से बस एक बाल की दूरी पर हूं। अगर मुझे भविष्य में फिर से मेडुसा की सहायता की आवश्यकता होती है तो शायद ये स्पिरिट फ्यूजन पिल सौदेबाजी की चिप के रूप में काम आ सकती है। अगर मेडुसा ने वास्तव में अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया और डू पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश किया तो एक टियर 6 स्पिरिट फ्यूजन पिल के साथ वह डू पूर्वज की सहायता प्राप्त कर सकता था। यह एक लाभदायक सौदा था, चाहे कोई इसे कैसे भी देखे। जियाओ यान ने तुरंत अपना मन बना लिया। अपने हाथों को एक साथ जोड़कर जैसे कि प्रार्थना में उसने खुद से कहा, एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग जीतने के लिए सभी पसंदीदा लोगों से माफ़ी। मैं वास्तव में मूल रूप से भाग नहीं लेना चाहता था, न ही मैं आपकी जीत की उम्मीदों को तोड़ना चाहता था। लेकिन अफसोस, वह दुष्ट महिला मेडुसा स्पिरिट फ्यूजन पिल के नुस्खे की लालसा रखती है। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उसे दोष दें। द्वेष का एक स्रोत होता है, कर्ज का एक मालिक होता है। यदि आप किसी को शाप देना चाहते हैं तो उसे शाप दें। पश्चाताप के इस क्षण के बाद जियाओ यान ने तुरंत बहुत अधिक सहज महसूस किया। उसने एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में शामिल होने और उन दयनीय, असहाय, जीतने वाले पसंदीदा लोगों को दिखाने का फैसला किया कि असली प्रतियोगिता कैसी होती है। नालन मैंशन में वापस लौटने पर जियाओ यान ने नालन जी को अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के अपने इरादे के बारे में बताया। हे, एक अल्केमिस्ट जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला है, होह। जियामा साम्राज्य की अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के सभी पिछले संस्करणों में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है। इस साल का टूर्नामेंट निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, नालन जी ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। हालांकि जियाओ यान ने थोड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह काफ़ी उबाऊ होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, नालन जी ने दिल खोलकर हंसा। ओल्ड मास्टर नालन जी को विदाई देने के बाद जियाओ यान अपने कमरे में वापस आया और उसका अध्ययन करने के लिए काले जेड का टुकड़ा निकाला। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ यान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया या उस पर बल लगाया, ये पूरी तरह से अनुत्तरदायी रहा। इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, ये सामान्य आत्मा उपकरणों से अलग है। आमतौर पर आत्मा के औजारों को केवल आध्यात्मिक शक्ति या बाहरी बल लगाकर सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। इस काले जेड के टुकड़े की विशिष्टता की खोज किसी ने नहीं की थी। इसका कारण ये था कि इसे पारंपरिक तरीकों से सक्रिय नहीं किया जा सकता था। अगर पहली बार इसे खोजने पर उसकी आत्मा की गहराई से अजीब सी धड़कन न होती तो जियाओ यान को लगता कि यह सिर्फ एक साधारण काला जेड पेंडेंट है। क्या इसे आग से जलाने की ज़रूरत है? जियाओ यान ने अपने सामने काले रंग के जेड को देखा। वह अंदर से निकलने वाली गर्मी का एक संकेत महसूस कर सकता था।
एक फुसफुसाहट के साथ उसकी उंगली पर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसने धीरे से इसे जेड पेंडेंट से छुआ, लेकिन परिणाम ने उसे चकित कर दिया। हालांकि यह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की एक छोटी सी किरण थी, फिर भी यह एक स्वर्गीय ज्वाला थी। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से यह जेड पेंडेंट पर थोड़ा सा भी निशान छोड़ने में विफल रही। दिलचस्प, चलो देखते हैं तुम कितना झेल सकते हो। NOWELL-BE-IN.C ओम। उसकी हृदय गति चुपचाप थोड़ी तेज हो गई। मुंह में लार भरकर निगलते हुए उसने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसकी उंगलियों से हरी लपटों की एक लहर फूट पड़ी। उसके हाथ की एक लहर के साथ जेड का टुकड़ा तुरंत उसकी उंगलियों से निकलती हरी लपटों में समा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेड पेंडेंट की सतह पर मौजूद काला पदार्थ धीरे धीरे वाष्पित होने लगा। तो यह आध्यात्मिक शक्ति को बाधित करने वाला ये काला पदार्थ था, इसे केवल आग की लपटों से ही जलाया जा सकता है। ये किसी तरह के परीक्षण जैसा क्यों लगता है? जिस क्षण काले जेड के टुकड़े की सतह पर काला पदार्थ पूरी तरह से गायब हो गया, अचानक अंदर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। जियोयान की आंखें तेज थीं और उसके हाथ तेज थे। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया ताकि आसपास के वातावरण को बंद किया जा सके, जिससे प्रकाश बाहर न जा सके। एक पल में प्रकाश ने कमरे में लगभग सभी रोशनी को ढक दिया। हालांकि प्रकाश चमकदार था, लेकिन इसने जियोयान को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि जिस क्षण हरी रोशनी दिखाई दी, पाठ्य सूचना की अनगिनत धाराएं अपने आप हवा में व्यवस्थित हो गईं और एक विशेष साधना पद्धति बन गई। उसकी नज़र हवा में लटकी हुई प्रकाश स्क्रीन पर घूमी और अंत में सबसे ऊपर कुछ बड़े शब्दों पर रुकी। जब उसने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और वह चौंक कर बोला, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज। जियोयान के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने पहले भी इस स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को देखा था, हॉल ऑफ सोल्स के तियान क्लास ट्रेजर हॉल में। इसके अलावा इसे तब हाई तियान क्लास सीक्रेट तकनीक के रूप में भी लेबल किया गया था। ये कैसे हो सकता है? हॉल ऑफ सोल्स से कुछ जियामा सेक्रेट सिटी में कैसे दिखाई दे सकता है? नहीं, रुको, हॉल ऑफ सोल्स की जियामा सेक्रेट सिटी में मौजूदगी है। लेकिन फिर भी, क्या हॉल ऑफ सोल्स की तियान क्लास सीक्रेट तकनीक जियामा साम्राज्य में समाप्त हो जाएगी? क्या वह आदमी पहले हॉल ऑफ सोल्स से था? एक पल के लिए जियाओयान के दिमाग में अनगिनत अटकलें घूम गईं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने एक संक्षिप्त पढ़ने के बाद जल्दी से साधना पद्धति का सार समझ लिया। हालांकि उसकी भौहें गहरी हो गईं, क्योंकि इस सीक्रेट तकनीक का स्तर कहीं भी तियान क्लास के करीब नहीं था। हाई तियान क्लास की तो बात ही छोड़िए, ये बिल्कुल भी तियान क्लास तक नहीं पहुंच सकता था। जियाओयान ने अनुमान लगाया कि यह मुश्किल से ही डी क्लास के योग्य है। अधिकतम रहस्यमयी भंडारण रिंग में गुप्त तकनीकें भी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। यही कारण था कि उसने उन्हें नहीं सीखा था। हालांकि ये स्काईफायर 3 रहस्यमय परिवर्तन उसके लिए बिल्कुल सही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह गुप्त तकनीक शरीर के भीतर आग उगलकर अस्थायी रूप से व्यक्ति की डुक्यूई को बढ़ाने का काम करती थी। एक पल के लिए विचार करने के बाद जियाओयान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हवा में तैरते शब्दों में भर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए सभी शब्द तुरंत आध्यात्मिक जानकारी की एक धारा में बदल गए जो उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। जानकारी का विशाल प्रवाह उसके दिमाग में घुस गया। असुविधा से लड़ते हुए जियाओयान का चेहरा तेजी से झपका। वह जल्दी से क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि गुप्त तकनीक की साधना विधि वाली जानकारी को पचा सके। कितना अजीब है! हालांकि यह 3 रहस्यमय परिवर्तनों में से केवल पहला परिवर्तन है। पहले परिवर्तन के लिए साधना विधि पूरी हो चुकी है, फिर भी इसके प्रभाव तियान वर्ग के होने से बहुत दूर हैं। क्या कुछ छूट गया है, या फिर हॉल ऑफ सोल्स ने कोई गलती की? असंभव। हॉल ऑफ सोल्स की क्षमताओं के साथ किसी तकनीक के स्तर को गलत आंकना सवाल से बाहर है। क्या ये हो सकता है कि बाद के 2 बदलाव इस गुप्त तकनीक को उच्च तियान वर्ग में बढ़ा देते हैं? ये और भी असंभव लगता है। जियाओयान पूरी तरह से हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो शक्ति स्तरों में इतनी बड़ी असमानता होना असंभव था। इस तरह के 3 चरणों वाली गुप्त तकनीक के लिए एक समय में एक चरण की खेती करने की आवश्यकता होती है, और अगले चरण की कठिनाई पिछले एक से बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें जोड़ना और प्रगति करना असंभव होगा। उस समय हॉल ऑफ सोल्स में स्क्रॉल ने इसे एक निश्चित डू गॉड कबीले के एक शीर्ष कुलीन विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई गुप्त तकनीक के रूप में पेश किया। ये शरीर के भीतर स्वर्गीय लपटों के विस्फोट को ट्रिगर कर सकता है, जिससे थोड़े समय के लिए व्यक्ति की ताकत में तेजी से वृद्धि होती है। इस तकनीक में 3 बदलाव होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग तरह की स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता होती है। जब तीनों परिवर्तन एक साथ सक्रिय होते हैं तो यह आकाश और पृथ्वी का रंग बदल सकता है। लेकिन अब इस जेड पेंडेंट में स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का उपयोग किसी भी लॉ के साथ किया जा सकता है, बस यह है कि शक्ति अलग अलग होगी। क्या गुप्त तकनीक का स्तर इस्तेमाल की जाने वाली लॉ के प्रकार से प्रभावित हो सकता है?
3 तरह की स्वर्गीय लपटों का उपयोग करके इसे उच्चतयान क्लास में ऊपर उठाया जा सकता है। क्या ये वाकई इतना आसान है? अध्याय 147 त्रासदी के लिए नियत। ज़ियाओ यान जानता था कि अलग अलग स्वर्गीय लपटें किसी के शरीर में एक साथ नहीं रह सकतीं। इसलिए जब तक किसी के पास ज्वाला मंत्र न हो, एक साथ 3 तरह की स्वर्गीय लपटों को रखने के लिए अकल्पनीय स्तर के अग्नि नियंत्रण की आवश्यकता होगी। हालांकि उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि 3 तरह की स्वर्गीय लपटों के साथ इतनी दुर्जेय अग्नि नियंत्रण क्षमताएं रखने पर भी स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हाइतियान क्लास में ऊपर उठाया जा सकता है। उसके निर्णय के अनुसार भले ही स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज पूरा हो गया हो, इस गुप्त तकनीक द्वारा उत्पन्न प्रभाव सबसे अच्छे रूप में केवल हाइडी क्लास तक ही पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए उपयुक्त एक गुप्त तकनीक ढूंढ पाना पहले से ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इन बातों पर बाद में विचार करूंगा। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को उसके लिए खास तौर पर बनाया गया कहा जा सकता है। इस गुप्त तकनीक की साधना के लिए शक्तिशाली लपटों और भयानक अग्नि नियंत्रण क्षमताओं की आवश्यकता थी, जिसमें ज़ियाओ यान अपनी स्वर्गीय लपटों और ज्वाला मंत्र के कारण बेजोड़ था। जल्द ही उसने इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने की विधि समझ ली। अगर मैं सबसे शक्तिशाली ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम डू क्यूई का उपयोग करता हूं, तो मैं अस्थायी रूप से अपनी ताकत को 4 सितारों तक बढ़ा सकता हूं, 8 सितारा डू ग्रैंड मास्टर चरण तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं मर्ज किए गए स्वर्गीय लॉ का उपयोग करता हूं, तो यह एक डू स्पिरिट के साधना स्तर के बराबर होना चाहिए। ज़ियाओ यान के पूरे शरीर पर हरे रंग की लपटें फूट पड़ीं, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी हरे रंग की हो गईं। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज ने न केवल उसकी डू क्यूई को मजबूत किया, बल्कि स्वर्गीय लपटों की शक्ति को भी चरम पर पहुंचा दिया। इसने ज़ियाओ यान को यह भ्रम दिया कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज विशेष रूप से स्वर्गीय लपटों के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्वर्गीय लपटों से संबंधित एक डू तकनीक। एकमात्र समस्या ये थी कि इसके निष्पादन के दौरान उसके शरीर के मेरिडियन को फाड़ने वाला दर्द महसूस होगा, और एक बार गुप्त तकनीक समाप्त होने के बाद ये तीव्र दर्द और भी गंभीर हो जाएगा। यदि विलय की गई स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, तो दर्द और भी अधिक कष्टदायी होगा। स्वर्गीय ज्वाला को वापस लेते हुए ज़ियाओ यान ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसने ताज़ी हवा की एक गहरी सांस ली और दर्द को कम करने के लिए अपने शरीर को फैलाया। बस थोड़ा सा प्रयोग इस स्तर के दर्द का कारण बनता है। अगर मैं वास्तव में इसे पूरी तरह से युद्ध में उतारता हूं, तो मुझे डर है कि यह सुखद नहीं होगा। भले ही 10,000 जानवरों की ज्वाला ने उसके शरीर को मजबूत किया था, फिर भी ज़ियाओ यान को दर्द का एहसास हुआ, जिसने दिखाया कि इस गुप्त तकनीक के दुष्प्रभाव कितने मजबूत थे। उसने अभी कुछ कदम उठाए थे जब उसकी नज़र अचानक 2 आकृतियों पर पड़ी, एक पुरुष और एक महिला जो धीरे धीरे आ रही थीं। वह सुंदर आकृति स्वाभाविक रूप से नालन यानरान थी। दूसरा एक आदमी था जो कीमियागर की पोशाक पहने हुए था और उस पर तीसरे दर्जे का कीमियागर बैज लटका हुआ था। वह आदमी काफ़ी युवा लग रहा था, लंबा और सीधा सादा। वह सिर्फ 20 साल का लग रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर ऐसी रेखाएं थीं जो चाकू से उकेरी गई लग रही थीं, जो कुछ हद तक स्त्रीत्व का एहसास करा रही थीं। नालन यानरान ने भी कुछ ही दूरी पर ज़ियाओ यान को देखा और उसके कदम वहीं रुक गए। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ज़ियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ। कुछ ही दूरी पर खड़ी महिला फिलहाल अभी भी उसकी मंगेतर थी। अब वह उसी उम्र के एक आदमी के साथ चल रही थी और वह उनसे टकरा गया था। ये दृश्य वाकई अजीब था। कुछ नौकरों ने ये सब देखा और अपना मुंह ढक लिया और भाग गए। ये कल्पना करना आसान था कि जल्द ही नालन हवेली में अफवाहों के विभिन्न संस्करण फैल जाएंगे। मैं बस ताज़ी हवा के लिए बाहर आया था। मेरा बुरा मत मानना, ज़ियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नालन यानरान ने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा दोस्त लियू लिंग है। वह भी एक कीमियागर है। वह दादाजी की हालत की जांच करने के लिए एल्डर गुहे के आदेश पर आया था। एल्डर गुहे उसके गुरु हैं। फिर नालन यानरान ने थोड़ी अजीब अभिव्यक्ति के साथ ज़ियाओ यान का परिचय लियू लिंग से कराया, और ये ओह, ज़ियाओ यान है। लियू लिंग, जिसके चेहरे पर पहले तो मुस्कान थी, ज़ियाओ यान का नाम सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने उसे सिर से पैर तक देखा और कहा, तो तुम वही ज़ियाओ यान हो। ये स्पष्ट था कि लियू लिंग ने ज़ियाओ यान का नाम बहुत पहले ही सुन लिया था। ज़ियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं वही ज़ियाओ यान हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लियू लिंग की मुस्कान फीकी पड़ गई जब वह ज़ियाओ यान के करीब गया। उसकी आंखों में वास्तव में युद्ध की मंशा का संकेत था। नमस्कार, मैं लियू लिंग हूँ। लियू लिंग ने ज़ियाओ यान की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नमस्कार। ज़ियाओ यान ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया। इतनी कम उम्र में तीसरे दर्जे के कीमियागर स्तर तक पहुंचने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि लियू लिंग की प्रतिभा उल्लेखनीय थी। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी तुलना किससे की जाती है। एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता थी।
श्री जियाओ यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में आप पुराने मास्टर के लिए जलते हुए जहर को दूर करने में सक्षम होंगे। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि मेरे गुरु भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन उनके पास इसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं था। हे, मुझे लगता है कि श्री जियाओ यान के पास पौराणिक स्वर्गीय ज्वाला है। लियू लिंग का स्वर बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी भी स्वर्गीय ज्वाला के बिना कीमियागर हैं। मेरे पास 4 प्रकार की ज्वालाएं हैं, क्या मैं तुम्हें एक दे दूं? बेशक, जियाओ यान ऐसा जोर से नहीं कहेगा। उसने शांति से उत्तर दिया, बस एक भाग्यशाली संयोग, उल्लेख करने लायक कुछ नहीं। फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। तुम दोनों आगे बढ़ो, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। इतना कहकर वह नालन यानरान और लियू लिंग की निगाहों के नीचे सीधे आंगन की ओर चला गया, धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो गया। यानरान, क्या उसके पास वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला है? लियू लिंग मदद नहीं कर सका और फिर से पूछताछ की, क्योंकि वह उस दिशा में घूर रहा था जहां जियाओ यान गायब हो गया था। मम्मा, और उसकी कीमिया कौशल शायद तुमसे कम नहीं है। उसने जो टियर 3 ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल परिष्कृत की थी, उसकी कबीले के कीमियागरों ने भी बहुत प्रशंसा की थी। कीमिया के मामले में वह इन सभी वर्षों में एकमात्र सहकर्मी है जो तुमसे आगे निकल सकता है। ओह रुको, नहीं, वह वास्तव में तुमसे कुछ साल छोटा है। केवल अब नालन यानरान को याद आया कि जियाओ यान उसकी ही उम्र का था, जबकि लियू लिंग पहले से ही 24 साल का था। इसके बारे में सोचते हुए कीमिया में जियाओ यान की प्रतिभा वास्तव में जियामा साम्राज्य के इतिहास में किसी से भी बढ़कर थी। नालन यानरान को देखते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए लियू लिंग ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि नालन यानरान सच बोल रही थी, लेकिन लियू लिंग के कानों में उसके शब्द जियाओ यान की प्रशंसा की तरह लग रहे थे। इसके अलावा वह अच्छी तरह से जानता था कि नालन यानरान की अभी भी जियाओ यान के साथ शादी की व्यवस्था थी। हालांकि वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में सगाई रद्द करने के अपने इरादे को खुले तौर पर घोषित करती थी, लेकिन नालन कबीले ने हमेशा इसका विरोध किया था। बहुत ईर्ष्यालु, काश उसके दादा जियाओ लिन होते। क्या वह भी अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेगा? लियू लिंग ने पूछा, उसकी तीखी आंखें जियाओ यान के गायब होने की दिशा में ध्यान से घूर रही थीं। मैंने दादाजी से सुना है कि वह ग्रैंड मीटिंग के लिए आंतरिक चयन में भाग लेगा। ये कहने के बाद नालन यानरान ने अपनी पतली उंगलियों से अपने माथे पर गिरे बालों के गुच्छों को हटा दिया। ये सुनकर लियू लिंग की आंखों में जोश का भाव दिखाई दिया। उसने नालन यानरान की ओर देखा और कहा, यानरान, अगर मैं उसे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में हरा सकता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी कर सकोगी। इससे पहले कि लियू लिंग अपनी बात पूरी कर पाता, नालन यानरान ने उसे एक नज़र से रोक दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी मैं इन मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि तुम इस समय वाकई बेहतरीन हो। हालांकि अभी तक मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं। जो आदमी मेरे बगल में खड़ा होगा, नालन यानरान, वह बिल्कुल भी औसत दर्जे का नहीं हो सकता। ये कहते ही किसी कारण से 3 साल पहले का वह दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया, वह आदमी जिसने एक ही मुक्का मारकर उसका सारा घमंड चूर कर दिया था। फिर भी मैं साबित करूंगा कि मैं उससे ज़्यादा मजबूत हूं। लियू लिंग के लहजे में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में कट्टरता झलक रही थी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भावी नेता के रूप में नालन यानरान की जियामा साम्राज्य में स्थिति साम्राज्य की राजकुमारी से लगभग ज्यादा महान थी। लियू लिंग के गर्व के साथ उसे अपनी उत्कृष्टता साबित करने के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसी महिला को जीतने की जरूरत थी। नालन यानरान ये सुनकर बस उदासीनता से मुस्कुराए। वह रुकी नहीं और शालीनता से मुख्य हॉल की ओर बढ़ गई। लियू लिंग को अब देखकर उसे 3 साल पहले की अपनी याद आ गई। वह उस समय भी उतनी ही आश्वस्त थी। अंत में जियाओ यान उसका दुर्स्वप्न बन गया था, एक दुर्गम पहाड़। न केवल उसका पहाड़, वह ये भी देख सकती थी कि जल्द ही वह लियू लिंग का दुर्स्वप्न भी बन जाएगा। शायद उसके जैसे ही युग में पैदा होना एक त्रासदी है। अध्याय 148। एक बार रुको और देखो। लियू लिंग ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां कुछ क्षण पहले जियाओ यान गायब हो गया था। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, मैं उसे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पूरी तरह से अपमानित महसूस कराऊंगा। पिलकिंग का शिष्य जियामा साम्राज्य में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। ... अगली सुबह जियाओ यान एक बार फिर स्टीवर्ट झाओ के मार्गदर्शन में अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहुंच गया। कल अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग की आधिकारिक शुरुआत थी और आज एक आंतरिक परीक्षा होगी। जब वे आगे बढ़े तो जियाओ यान शहर की मुख्य सड़कों पर पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों को गश्त करते देखकर कुछ हैरान था। NOWELL-BEACON स्पष्ट रूप से यह आगामी अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के कारण था। आखिरकार इस तरह के भव्य आयोजन के लिए यह स्वाभाविक ही था कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। कई चौड़ी सड़कों को पार करने के बाद आखिरकार विशाल कीमियागर एसोसिएशन नज़र में आए।
जियाओ यान ने असहायता की भावना से अपना सिर हिलाया क्योंकि वह प्रवेश द्वार पर देख रहा था जो 2 दिन पहले की तुलना में और भी अधिक भीड़भाड़ वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे साम्राज्य से और यहाँ तक कि दूसरे साम्राज्यों से भी कीमियागर इस भव्य बैठक में अपना नाम बनाने के लिए उत्सुक थे। गाड़ी से उतरते हुए जियाओ यान नेलिन कबीले के प्रतिष्ठित बैनर के तहत एसोसिएशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर आसानी से पहुंच गया। जैसे ही वह वीआईपी मार्ग से प्रवेश करने वाला था, अचानक उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक हंगामा हुआ और चारों ओर से निगाहें उस दिशा में चली गईं। क्या हो रहा है? जियाओ यान ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ते हुए शोर के स्रोत की ओर देखा। अपने शरीर से नीली लपटें उठती एक अजीब जानवर एक चांदी सफ़ेद गाड़ी खींच रहा था। गाड़ी से एक जैद सफ़ेद पतला हाथ आगे बढ़ा और गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को खूबसूरती से पकड़ लिया। तभी एक सुंदर आकृति बाहर निकली और सबके सामने आ गई। जो युवती बाहर आए उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिसमें चांदी के रंग की रेखाएं बनी हुई थीं। उसके सुंदर चेहरे से एक सहज नेक स्वभाव झलक रहा था। उसकी पतली और नाजुक कमर पर बैंगनी रंग की बेल्ट पहनी हुई थी जो उसकी छोटी कमर को स्पष्ट और तीक्ष्ण रूप से प्रदर्शित कर रही थी। वह बहुत बड़ी नहीं लग रही थी, शायद 17 या 18 के आसपास, लगभग जियाओ यान की उम्र के बराबर। ये युवती, जो काफ़ी महिला जैसी दिख रही थी, उसकी नम आंखों में एक विचित्र और अजीब मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से वह उतनी शांत नहीं थी जितनी वह बाहर से दिख रही थी। स्टीवर्ट झाओ ने धीमी आवाज में कहा, वह जियामा शाही परिवार की राजकुमारी युएर है। उसके गुरु क्यूई मी एर हैं जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। पिछले साल उसने तीसरी श्रेणी की अल्केमिस्ट परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह जियामा शाही परिवार का खजाना है और इस साल चैंपियनशिप के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक है। बूढ़े प्रबंधक की बातें सुनने के बाद जियाओ यान केवल छोटी राजकुमारी के लिए चुपचाप शोक मना सकता था, क्योंकि चाहे कोई तीसरे दर्जे का हो या चौथे दर्जे का कीमियागर, जियाओ यान के लिए, जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला, छठे दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति और चौथे दर्जे की कीमियागिरी के बेहतरीन कौशल थे, वे सभी महज एक जैसे थे। जियाओ यान ने आगे बढ़कर बिना किसी और ध्यान दिए कीमियागर एसोसिएशन में प्रवेश किया। बूढ़े प्रबंधक का अनुसरण करते हुए वह एक विशाल आंतरिक हॉल में पहुंचा जिसकी सजावट काफ़ी शास्त्रीय थी। इस समय तक वहां पहले से ही 3 या 2 के समूहों में कई लोग खड़े थे। जैसे ही जियाओ यान की नज़र इन लोगों पर पड़ी, उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें से कई, जो 27 या 28 साल के लग रहे थे, वास्तव में तीसरे दर्जे के कीमियागर थे। कुछ ही देर बाद शाही राजकुमारी, जिसे उसने अभी अभी प्रवेश द्वार पर देखा था, साथ ही लियू लिंग भी अंदर आ गए। युवा मास्टर जियाओ यान, मैं आपके साथ आगे नहीं जा पाऊंगा, स्टीवर्ट झाओ ने झुककर कहा। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। मैं युवा मास्टर जियाओ यान को बहुत सफलता की कामना करता हूँ। बूढ़े स्टीवर्ट को विदा करने के बाद जियाओ यान का इन लोगों से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करके दीवार से टिका हुआ था और परीक्षण शुरू होने का इंतजार कर रहा था। क्या वह अभी नालन कबीले का स्टीवर्ट नहीं था? वह कौन व्यक्ति है जिसने कीमियागर की पोशाक नहीं पहनी है? उसे सूची में नहीं होना चाहिए, है न? वह पिछले दरवाजे से अंदर कैसे आया? ब्लैक रॉक सिटी के मास्टर एओ तुओ ने पूछा। उपसभापति क्यूई मी एर ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि वह नालन जी के प्रभाव से आया है। ऐसा लगता है कि उसे कीमियागर स्तर के लिए भी मूल्यांकन नहीं किया गया है। क्या उसका मूल्यांकन भी नहीं किया गया है? वह शायद अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए यहाँ है। क्यूई मी एर ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नज़र नीचे बैठे लोगों पर घुमाई और हॉल के बाईं ओर इशारा किया, जहां दीवारों से कई काले पर्दे लटके हुए थे। प्रत्येक पर्दे के पीछे एक अलग छोटा कमरा है। वह आपकी परीक्षण साइट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, औषधीय अवयवों का शुद्धिकरण कीमिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस बार हमारा परीक्षण इन औषधीय अवयवों के आपके शोधन की जांच करेगा। प्रत्येक छोटे कमरे में टेबल पर परीक्षण के लिए औषधीय अवयव पहले से ही तैयार हैं। आपको जो करने की ज़रूरत है वह यह है कि आप औषधीय अवयवों को उच्चतम शुद्धता तक परिष्कृत करें, इससे पहले कि आप घंटाघर खत्म हो जाए। जियो यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इन छोटे कमरों को देखा। तभी उसने डिप्टी चीफ की बातें सुनी। उसने सहजता से सबसे नज़दीकी कमरा चुना और अंदर चला गया। जैसे ही उसने काला पर्दा उठाया और अंदर कदम रखा, उसके सामने एक पत्थर का मंच दिखाई दिया। मंच पर एक घंटाघर था, साथ ही औषधीय सामग्री के ढेर थे जो काले कोयले की तरह दिखते थे। जियो यान ने औषधीय सामग्री उठाते हुए खुद से कहा, तो यह है। ये निम्न श्रेणी का औषधीय घटक ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर टियर 2 हीलिंग पिल्स को परिष्कृत करने में किया जाता है। ये चीज़ जलने के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है और शोधन प्रक्रिया के दौरान सटीक हेरफेर के लिए मजबूत अग्नि नियंत्रण क्षमताओं की आवश्यकता होती है। जियो यान ने ये देखकर केवल कंधे उचकाए। यह उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था।
जम्हाई लेने और अपने होठों को चटकाने के बाद उसने एक औषधीय कड़ाही निकाली और उसमें ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ फेंक दिया। एक फुसफुसाहट की आवाज़ के साथ जियोयान ने तुरंत ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का तापमान अधिकतम तक बढ़ा दिया। इतने उच्च तापमान पर शोधन की बात तो भूल ही जाए, ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को सीधे जलाकर राख बनाया जा सकता था। जैसे ही ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से संपर्क बनाया, जियाओयान ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को दोनों हाथों से नियंत्रित किया, जैसे कि वह किसी कठपुतली को नियंत्रित कर रहा हो। ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ के राख में बदलने से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में विघटित ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ के माध्यम से हरी लपटों की लपटें तेजी से फैलीं। औषधीय सार को तुरंत उसमें से निकाल लिया गया। औषधीय कड़ाही में ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ पलक झपकते ही राख में बदल गया। अगर जियाओयान थोड़ा भी धीमा होता तो औषधीय सार उसके साथ ही नष्ट हो जाता। इस तकनीक की कुंजी औषधीय घटक को जल्दी से तोड़ने के लिए अति उच्च तापमान का उपयोग करना और फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना है। घटक के विघटित होने से पहले औषधीय सार को निकालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का तेजी से उपयोग करना था। इसके लिए न केवल शक्तिशाली ज्वालाओं की आवश्यकता थी, बल्कि अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी, जो घटक के औषधीय गुणों को देख सके। जियाओयान ने अपने भंडारण रिंग से एक लकड़ी का बक्सा निकाला, उसमें औषधीय पाउडर रखा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। जियाओयान को सिर्फ 1 मिनट बाद बाहर निकलते हुए देखकर, जबकि कुछ सुस्त कीमियागर अभी भी हॉल में इधर उधर भटक रहे थे और अंदर भी नहीं आए थे, डिप्टी चेयरमैन क्यूईमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र, हॉल में मौजूद घंटाघर की जांच करने के लिए बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर भी एक घंटाघर है जो यहाँ मौजूद घंटाघर के साथ सिंक्रोनाइज है। घंटाघर खत्म होने से पहले का समय पूरी तरह से शोधन के लिए है। समय समाप्त होने के बाद शुद्धता की जांच की जाएगी। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पष्ट था कि डिप्टी चेयरमैन को लगा कि जियाओयान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और नियमों से अपरिचित है, इसलिए वह पूछने के लिए बाहर आया। जियाओयान ने लकड़ी का बक्सा निकाला, नींद में डूबा हुआ और उदासीन दिख रहा था, और कहा, मैंने पहले ही परिष्करण पूरा कर लिया है। आपने पहले ही परिष्करण पूरा कर लिया है। दोनों जज, क्यूईमीर और मास्टर एओतुओ, दोनों हैरान होकर बोले। मास्टर एओतुओ ने पूछा, आपने इसे कितनी बार परिष्कृत किया? कितनी बार? 1 बार, जाहिर है। अध्याय 149, 10 बार क्यों परिष्कृत करें? 1 बार। जियाओयान की प्रतिक्रिया सुनकर क्यूईमीर की अभिव्यक्ति काफ़ी रंगीन हो गई। एक साधारण प्रथम श्रेणी का कीमियागर 1 बार परिष्कृत कर सकता है, एक द्वितीय श्रेणी का कीमियागर कम से कम 2 से 3 बार परिष्कृत कर सकता है। सिर्फ 1 बार से आपका क्या मतलब था? पास में खड़े मास्टर एओतुओ ने जियाओयान के कंधे पर थपथपाया और दिलासा देते हुए कहा, युवा मित्र, चिंता मत करो, अभी भी समय है। ये परीक्षण ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को परिष्कृत करने के बारे में है। इसे सिर्फ 1 बार परिष्कृत करना पर्याप्त नहीं है, आपको लगातार दोहराए जाने वाले शोधन के माध्यम से शुद्धता को बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी क्यूईमीर को अचानक एहसास हुआ। ये पता चला कि उसने अभी जो कहा वह पर्याप्त स्पष्ट नहीं था और गलतफहमी पैदा कर दी। उन्होंने जल्दी से स्पष्ट किया, इसकी विशेष प्रकृति के कारण ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ का प्रत्येक शोधन पिछले शोधन की तुलना में कई गुना अधिक कठिन हो जाता है। अपनी चौथी श्रेणी की कीमियागर शक्ति के साथ भी मैं इसे अधिकतम 10 बार ही परिष्कृत कर सकता हूँ। इससे अधिक और यह व्यर्थ होगा। औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना उन्हें गर्म करने और विघटित करने के लिए आग का उपयोग करने से अधिक कुछ नहीं था। फिर उच्च शुद्धता वाले औषधीय सार प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निस्पंदन, निष्कर्षण, तरल पृथक्करण, आसवन, रिसने और अन्य तरीकों का उपयोग करना था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, शोधन कभी भी 100% औषधीय सार प्राप्त नहीं कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे सोने की उच्चतम शुद्धता 999.999 थी, जो असीम रूप से 100 के करीब थी। और यह सच था कि जितनी बार इसे परिष्कृत किया गया उतनी ही शुद्धता बढ़ी। जियोयान ने अपना सिर झुकाया, हैरान। उसने लकड़ी का बक्सा लिया और छोटे अंधेरे कमरे में वापस चला गया। वह बॉक्स के अंदर शुद्ध सफ़ेद पाउडर को देखकर गहरी सोच में डूब गया। क्या इस चीज़ को अभी भी परिष्कृत किया जा सकता है? अगर मैं इसे जारी रखूंगा तो क्या ये नष्ट नहीं हो जाएगी? क्या ये हो सकता है कि जियामा साम्राज्य के कीमियागर संघ के पास ऐसी विशेष तकनीकें हैं जो वास्तव में ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ की शुद्धता को 100% तक ला सकती हैं? उसकी आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसके भीतर तुरंत एक प्रतिस्पर्धी भावना उमड़ पड़ी। उसने तुरंत अपनी औषधीय कड़ाही निकाली और प्रयोग करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीतता गया, मिनट दर मिनट। 30 मिनट बाद सबसे पहले बिना किसी आश्चर्य के लियूलिंग बाहर आया। उसने पहले चारों ओर नज़र घुमाई, फिर उस छोटे से कमरे की ओर देखा जहां जियाओयान था। ये देखते हुए कि अभी तक कोई और बाहर नहीं आया था, उसने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की।
लियू लिंग के बाहर आने के कुछ ही समय बाद एक सुंदर आकृति काले पर्दे के पीछे से तेजी से उभरी। जब उसने लियू लिंग को पहले से ही हॉल में खड़ा देखा तो उसके सुंदर चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। वह धीरे धीरे हॉल के बीच में पहुंची और बुदबुदाते हुए बोली, बड़े भाई लियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने तेज होगे। हे, छोटी राजकुमारी भी धीमी नहीं है, लियू लिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भले ही तुम पहले बाहर आ गए हो, लेकिन तुम्हारे परिष्कृत औषधीय घटक की शुद्धता जरूरी नहीं कि मेरी तुलना में अधिक हो। छोटी राजकुमारी ने मुंह बनाया, अपनी बर्फ सफ़ेद जैद मुट्ठी लियू लिंग की ओर उठाई। बहुत जल्द एक के बाद एक और कीमियागर उभरे। जैसे जैसे काला पर्दा लगातार ऊपर उठता गया, रेत के कण घंटे के गिलास में से निकलने ही वाले थे। हालांकि एओतुओ और क्यूई मी एर की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी क्योंकि जियाओयान अभी भी बाहर नहीं आया था। वह अकेला बचा है, उसे इतना समय क्यों लग रहा है? क्यूई मी एर के चेहरे पर एक हैरान करने वाली नज़र थी। ये वास्तव में बहुत लंबा खींच रहा था। वह घोषणा करने ही वाला था कि समय समाप्त हो गया है और जियाओयान अभी तक बाहर नहीं आया है। क्यूई मी एर ने आह भरी, छोटे से कमरे में चली गई जहां जियाओयान था और धीरे से कहा, युवा मित्र, समय समाप्त हो गया है। परिणाम चाहे जो भी हो, कृपया बाहर आ जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काला पर्दा उठ गया। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया और पराजित भाव के साथ बाहर चला गया। बाहर आने पर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास कोई विशेष तकनीक है? चाहे मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, इस ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को केवल एक बार ही परिष्कृत किया जा सकता है। जियाओयान की आवाज़ शांत नहीं थी, अन्य अल्केमिस्ट ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। एक बार, हा, मैं सोच रहा था कि उसने कीमियागर का लबादा क्यों नहीं पहना हुआ है। पता चला कि उसके पास तो है ही नहीं। जब मैं प्रशिक्षु था तब मैं इसे परिष्कृत कर सकता था। अपने पिछले संपर्कों का दुरुपयोग मत करो। इस समय जियाओयान की आवाज़ को देहाती गंवार की तरह सुनकर आसपास के कई कीमियागर जोर से हंस पड़े। क्यूई मी एर ने अपना सिर हिलाया, जियाओयान के कंधे को थपथपाकर उसे सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी भी जवान हो। भविष्य में और भी अवसर मिलेंगे। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल लियू लिंग, जो जियाओयान को सबसे ज्यादा नापसंद करता था, भौहें सिकोड़ रहा था। वह जानता था कि भले ही जियाओयान उससे कमजोर हो, लेकिन उसके लिए इसे केवल एक बार परिष्कृत करना असंभव था। इसके अलावा लियू लिंग ने नालन यानरान से सुना था कि जियाओयान ने एक बार नालन जी के लिए टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत किया था। इसका मतलब था कि जियाओयान कम से कम एक तीसरे दर्जे का कीमियागर था। वह इसे केवल एक बार कैसे परिष्कृत कर सकता था? बड़े भाई लियू लिंग, आप उस व्यक्ति पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? राजकुमारी यूएर ने देखा कि लियू लिंग जियाओयान को बार बार देख रहा था और उत्सुकता से पूछा। वह कम से कम एक तीसरे दर्जे का कीमियागर है, लियू लिंग ने जवाब दिया। ये सुनकर यूएर चौंक गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और जियाओयान को देखा। एक तीसरे दर्जे का कीमियागर केवल एक बार परिष्कृत कर रहा है। ये कैसे संभव था? क्या वह झूठ बोल रहा था? उद्देश्य? क्यूई मी एर ने और कुछ नहीं कहा। वह केंद्र में चला गया और घोषणा की, ये हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आमंत्रित प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा तैयार किया गया एक शुद्धता मापने वाला उपकरण है। यह आपकी परिष्कृत सामग्री की शुद्धता का सटीक परीक्षण कर सकता है। उसने काली मशीन को सहलाया और एक खांचे की ओर इशारा किया। ये वह जगह है जहां आप अपनी परीक्षण सामग्री रखते हैं। पैमाना 10 अंकों में से है, 10 सबसे अधिक है, 1 सबसे कम, 4 पासिंग स्कोर है। कृपया ये भी बताएं कि आपने इसे कितनी बार परिष्कृत किया है। चलो आपसे शुरू करते हैं, लियू लिंग। लियू लिंग ने सभी की निगाहों के सामने शांति से परीक्षण उपकरण के पास पहुंचा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली, खांचे में कुछ भूरा सफ़ेद पाउडर डाला और मुस्कुराते हुए क्यूई मी एर से कहा, इस जूनियर की क्षमताएं सीमित हैं, मैं इसे केवल 6 बार ही परिष्कृत कर सका। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने एक के बाद एक ठंडी सांस ली और फिर हंगामा मच गया। न केवल प्रतिभागी बल्कि क्यूई मी एर और एओतुओ भी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को 5 बार परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए कम से कम तीसरे दर्जे के कीमियागर की चरम शक्ति की आवश्यकता होती है। 6 बार, वह अग्नि नियंत्रण काफी कुछ था। दूसरे शब्दों में, लियू लिंग का अग्नि नियंत्रण पहले से ही चौथे दर्जे के कीमियागर के बराबर था। स्क्रीन पर एक पल के लिए झिलमिलाहट के बाद धीरे धीरे एक बड़ा 7 दिखाई दिया। 7 अंक, पास होने पर बधाई, क्यूई मी एर ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू लिंग मुस्कुराया और फिर एक तरफ हट गया। उसकी नज़र कभी कभी सबसे पीछे खड़े जियाओयान की ओर चली जाती थी। चाहे जियाओयान झूठ क्यों न बोल रहा हो, परिणाम साबित करेंगे कि वह, लियू लिंग, सबसे मजबूत था। इस समय जियाओयान बहुत उदास था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी, जैसे कि उसने कुछ समझ से परे का सामना किया हो। अगली बारी राजकुमारी यूएर की थी।
यह अफसोस की बात थी कि हालांकि छोटी राजकुमारी ने भी इसे 6 बार परिष्कृत किया था, लेकिन उसकी शुद्धता लियू लिंग की तुलना में थोड़ी कम थी। अधिक से अधिक लोगों को शुद्धता का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते देखकर जियाओ यान आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि समस्या कहाँ है। सभी के परीक्षण समाप्त करने के बाद क्यूइमी एर ने जियाओ यान को देखा और धीरे से कहा, युवा मित्र जियाओ यान, कृपया ऊपर आएं और अपनी सामग्री का परीक्षण करवाएं। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया, छोटे लकड़ी के बक्से को पकड़े हुए, और धीरे धीरे आगे बढ़ा। परीक्षण प्लेटफॉर्म। एओतुओ ने पूछा, आपने इसे केवल एक बार परिष्कृत किया? जियाओ यान ने सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया, हाँ, केवल एक बार। जैसे ही नीचे बैठे लोग हंस रहे थे, क्यूइमी एर और एओतुओ ने उस समय चौंक कर देखा जब उन्होंने जियाओ यान को लकड़ी का डिब्बा खोलते हुए देखा और कहा, शुद्ध सफ़ेद पाउडर। अचानक स्क्रीन से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। प्रदर्शित विशाल 10 उन सभी के चेहरे पर एक तमाचा था जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। जियाओ यान ने क्यूइमी एर को एक अजीब भाव से देखा और पूछा, उपाध्यक्ष, एक औषधीय घटक के लिए जिसका सार एक बार में पूरी तरह से निकाला जा सकता है, आपको इसे 10 बार परिष्कृत करने की आवश्यकता क्यों है? अध्याय 150, सबको चौंका देना। जियाओ यान अवाक रह गया। उसने सोचा था कि इस औषधीय घटक में कुछ विशेष गुण है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, और इस विशेष गुण की खोज करना ही परीक्षा पास करने की कुंजी है। हालांकि जब उसने दूसरों को एक के बाद एक अपने परिष्कृत औषधीय पाउडर डालते देखा तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा नहीं था कि उसे एक बार परिष्कृत करने में कोई समस्या थी, बल्कि समस्या ये थी कि इन लोगों को पर्याप्त शुद्धता प्राप्त करने के लिए घटक को 8 या 10 बार परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। ये प्राचीन काल की तरह था जब हथियारों को बनाने के लिए कार्बन अशुद्धियों को हटाने के लिए लोहे के ब्लॉक को बार बार पीटना और बुझाना पड़ता था, तभी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील बनाया जा सकता था। लेकिन यह अतीत की अविकसित औद्योगिक तकनीक के कारण था। आधुनिक उद्योग को परिष्कृत स्टील प्राप्त करने के लिए अब इस तरह के बार बार पीटने की आवश्यकता नहीं थी। जियाओ यान के पास एक स्वर्गीय ज्वाला मंत्र, अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और सटीक कीमिया तकनीक थी। इससे उनकी शोधन प्रक्रिया आधुनिक उद्योग जितनी ही कुशल हो गई, जिससे आसानी से अति उच्च शुद्धता वाले औषधीय सार प्राप्त हो गए। एक बार शोधन करने पर पूर्णता प्राप्त हुई, जबकि दूसरों को काली अशुद्धियों को दूर करने के लिए ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को कई बार परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। उसने सीधे अपनी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके पत्ती को नष्ट कर दिया, फिर विनाश से आवश्यक औषधीय गुण निकाले। इसलिए जब उसने देखा कि लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस यू एर के पाउडर भूरे सफ़ेद थे और कुछ लोगों के तो भूरे काले भी थे, तो वह पूरी तरह से समझ गया। इन लोगों के कौशल में बहुत कमी थी। मृत सन्नाटा, मूल रूप से जीवंत हॉल तुरंत कब्र की तरह शांत हो गया, यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज़ भी कम हो गई। क्यूइमी एर और एओतुओ ने जियाओ यान के सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहा। इसे इतनी बार क्यों परिष्कृत किया? क्या ये स्पष्ट नहीं है? इसे कई बार परिष्कृत किए बिना अशुद्धियों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। ये भी कारण था कि जियाओ यान अक्सर शोधन करते समय एक ही बैच में कई गोलियां बना सकता था। अपनी स्वर्गीय ज्वाला के साथ औषधीय अवयवों के निष्कर्षण में लगभग कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ और शुद्धता बहुत अधिक थी। परिणामस्वरूप न केवल उसकी गोलियों की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी, बल्कि उसने औषधीय पदार्थों पर भी बचत की। लियू लिंग और छोटी राजकुमारी यू एर अचानक खड़े हो गए और परीक्षण उपकरण पर सफ़ेद पाउडर को देखा। कीमियागर होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उस पाउडर की शुद्धता कितनी भयानक थी। लगभग 100% शुद्धता। यू एर ने अपना मुंह ढकते हुए अपनी खूबसूरत आंखों को जियाओ यान पर टिकाते हुए कहा। यह शुद्धता का एक ऐसा स्तर था जिसे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हासिल नहीं कर सकते थे। ये कैसे संभव है? मैंने केवल अपने गुरु को इस शुद्धता को प्राप्त करते देखा है, और वह भी केवल निम्न श्रेणी के औषधीय अवयवों के साथ। लियू लिंग का दिल कांप उठा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओ यान के पास पहले से ही 6 स्तरीय कीमियागर की ताकत थी? जहां तक धोखा देने की बात है तो इसकी संभावना और भी कम थी। जियाओ यान ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, और अगर वह बाहर निकल भी गया होता तो कौन ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को इस हद तक परिष्कृत कर सकता था? जिस तरह सभी कीमियागर पूरी तरह से हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, लियू लिंग ने जवाब दिया। एक स्वर्गीय ज्वाला। आपके पास वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है। वह पहले कुछ अनिश्चित था। आखिरकार जलते हुए जहर को हटाने का काम दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता था, लेकिन अब वह निश्चित था। एक स्वर्गीय ज्वाला। उसके पास वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। मानो उन्हें अपनी असफलता का बहाना मिल गया हो। डिप्टी चेयरमैन सहित सभी कीमियागरों ने राहत की सांस ली। वे विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाए, खुद को स्वीकार नहीं कर पाए कि 18 साल का एक युवा वह कर सकता है जो एसोसिएशन का चेयरमैन भी नहीं कर सकता। वे अपनी प्रतिभा और जियाओ यान के बीच की विशाल खाई को स्वीकार नहीं कर पाए।
उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जियाओ यान की तुलना में वे वास्तव में काफ़ी औसत दर्जे के थे। इसलिए उनके आंतरिक रक्षा तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया और हर चीज़ को भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि जियाओ यान केवल एक स्वर्गीय लौ प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली था और अगर उनके पास एक स्वर्गीय लौ होती तो वे भी ऐसा कर सकते थे। जियाओ यान केवल हल्के से मुस्कुराया। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि दूसरे उसकी सफलता का श्रेय उसके पास एक स्वर्गीय लौ होने को देते हैं। वास्तव में एक स्वर्गीय लौ होना भी उसकी ताकत का हिस्सा था, खुद का एक अविभाज्य हिस्सा। हॉल के अंदर चर्चाएं बहुत देर तक चलती रहीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। विस्मय, जिज्ञासा, ईर्ष्या, अनिच्छा और कई अन्य भावनाओं से भरी निगाहें लगातार उस पतली पीठ की ओर जा रही थीं। केवल तिरस्कार की नज़र गायब थी। उसके बगल में लियूलिंग का सुंदर चेहरा उदासी और जलन के बीच बदल रहा था। उसकी आंखें उस सुनहरे स्कोप पर टिकी हुई थीं। उसके लिए, जो हड्डी तक बहुत गर्वित था, ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन लियूलिंग एक बात भूल गया था, मशीन ने 10 का स्कोर सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि 10 उसका अधिकतम था, इसलिए नहीं कि जियाओ यान की ताकत सिर्फ 10 थी। उनके बीच का अंतर निश्चित रूप से सिर्फ 3 अंकों से ज्यादा था। तो क्या मैं अब विदा ले सकता हूँ? जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने सामने इस मुस्कुराते हुए युवा को देखकर 5वें स्तर पर पहुंचने के कगार पर खड़े 2 शीर्ष 4 स्तरीय कीमियागर क्यूइमीएर और एओतुओ दोनों के दिल कांप उठे। किसी अज्ञात कारण से उन्होंने महसूस किया कि जियाओ यान की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी, और वह भी एक महत्वपूर्ण अंतर से। क्यूइमीएर और एओतुओ सिर्फ सिर हिलाकर हामी भर सकते थे। जियाओ यान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर विदाई ली और एक गहन और अथाह सिलहूट को पीछे छोड़ते हुए हॉल से बाहर निकलने में सबसे आगे निकल गया। हॉल के बाहर कई लोग नतीजों का इंतजार कर रहे थे और स्टीवर्ट झाओ भी स्वाभाविक रूप से जल्दी आ गए थे। युवा मास्टर जियाओ यान, गाड़ी तैयार हो गई है, स्टीवर्ट झाओ ने सम्मानपूर्वक कहा। जियाओ यान ने सिर हिलाया और स्टीवर्ट झाओ के पीछे पीछे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर निकल गया। आखिरकार ये सिर्फ छूट की परीक्षा थी, असली अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग कल होगी। बेशक दूसरों के लिए ये वास्तव में पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस बात पर कि वे अल्केमिस्ट उसकी सफलता का श्रेय किस्मत को देंगे या प्रशंसा व्यक्त करेंगे, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे बस इस बात की परवाह थी कि टीएच 6 गोली का नुस्खा उसे निराश न करे। क्या युवा मास्टर जियाओ यान की परीक्षा सुचारू रूप से हुई? स्टीवर्ट झाओ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। सब ठीक था, कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। जियाओ यान ने खिड़की के बाहर भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक को देखा और उदासीनता से जवाब दिया। स्टीवर्ट झाओ ने जियाओ यान की बेपरवाह आवाज़ सुनी और समझ गए कि उसने संभवतः पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। आखिरकार वह उन चंद लोगों में से एक था जिसने विश्रण और कीमिया में जियाओ यान के असाधारण कौशल को देखा था। NOWELL-BE-IN.C-OM। आज शाम हवेली में एक सभा होगी जिसमें राजधानी भर से सभी आकार के कबीले एकत्रित होंगे और पुराने मास्टर के ठीक होने का जश्न मनाएंगे। क्या युवा मास्टर जियाओ यान भाग लेंगे? स्टीवर्ट झाओ ने धीरे से पूछा। जियाओ यान की आंखें चमक उठीं और वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ये स्पष्ट रूप से राजधानी के सभी कबीलों को ये घोषणा करने के लिए हुंगमिन भोज है कि जियामा साम्राज्य के 10 मजबूत लोगों में से एक नालन जी ठीक हो गया है और वापस आ गया है, ताकि उन कबीलों को डराया जा सके जिन्होंने हाल के वर्षों में गुप्त इरादे रखे हैं। तो मैं भाग लूंगा। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जियामा पवित्र शहर की युवा पीढ़ी में से कोई मेरी आंखें खोल सकता है या नहीं। कीमियागरों की युवा पीढ़ी बहुत कुछ नहीं कर सकती। जियाओ यान ने केवल शांति से मुस्कुराया। कीमियागरों की युवा पीढ़ी बस इतनी सी थी। किसी भी मामले में वे उसे बहुत आश्चर्यचकित नहीं कर पाए। वह केवल ये देखने की उम्मीद कर सकता था कि साधना पथ पर कौन से मजबूत व्यक्ति हो सकते हैं। ... जैसे ही रात हुई, जियाओ यान अपनी साधना से जागा और कमल के मंच से नीचे उतर गया। उसने माओवू को एक बैंगनी लौ की गोली खिलाई, 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर नजर डाली जो अभी भी सो रहा था क्योंकि वह अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर रहा था। फिर उसने दरवाजा खोला और मुख्य हॉल की ओर बढ़ गया। उसने कपड़े बदलने की भी जहमत नहीं उठाई, अभी भी सुबह से वही कैजुअल कपड़े पहने हुए था। जियाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुख्य हॉल से मधुर संगीत के साथ जीवंत बातचीत और हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। पूरा हॉल एक आनंदमय सभा का दृश्य बन गया था। उसकी नज़र पूरे हॉल में घूमी। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि न केवल लियूलिंग और छोटी राजकुमारी यूएर यहाँ थे, बल्कि याफेई भी उनमें से एक थी। इस समय उसने एक तंग लाल चोंगसम पहना हुआ था और बर्फ सफ़ेद लोमड़ी के फर का शॉल पहना हुआ था जो लालित्य और समृद्धि का स्पर्श जोड़ रहा था। उसकी सुंदर और मनमोहक आकृति ने हॉल में मौजूद कई पुरुषों को चुपके से उसकी ओर उग्र नज़रें डालने पर मजबूर कर दिया। इसके विपरीत नालन कबीले की युवा महिला नालन यानरान एक कोने में अकेली खड़ी थी, एक पत्थर के खंभे के सहारे झुकी हुई थी और लाल शराब की चुस्की ले रही थी।
वह अभी भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सिग्नेचर सिल्वर मून कलर रोब पहने हुए थी, जो कभी कभी उसके नीचे के सुंदर कारुस को उभार देता था। ऐसी परिष्कृत उपस्थिति के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हॉल में कई लोग उसे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए थे। ऐसी पारलौकिक स्वभाव वाली महिला के लिए यह असामान्य नहीं था कि अनगिनत पुरुष उसका पीछा कर रहे हों, या फिर शायद जानबूझकर। जियो यान को देखकर मुस्कुराए और बोली, ओह, क्या यह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के आज के आंतरिक परीक्षण का पहला स्थान प्राप्त करने वाला नहीं है? तुरंत सभी की नज़रें एक समान रूप से जियो यान की ओर मुड़ गईं। जियो यान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, अपने कंधे उचकाए और धीरे धीरे मुख्य हॉल में चला गया।